Very good evening. I welcome all of you on today's webinar on important issues in capital gain, followed by question and answer. And on this subject, one and one, our very respected honorable Dr. Girish Ahuja ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Sunil Damija ji, Ashwini Jindal ji from Punjab, Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, and Sanjay Sharma ji. As you know, Guruji, everybody knows Guruji, but still, I would like to speak 2-3 words about Guruji. The government has issued hundreds of sections, subsection, thousands of notifications, circulars. लेकिन गुरुजी को सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन सेक्शन सबसेक्शन बाय मुंह याद है और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इंडिया में गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एक ही साथ सारी चीजों को एक ही प्लेस पर रख दे। इवन गूगल भी, यदि हम गूगल में भी सर्च करते हैं तो एक क्वेश्चन के वो 10 रिप्लाई देता है, लेकिन गुरुजी सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हो, जो आप पूछ रहे हो, उसको समझ करके वही जवाब देते हैं। तो ऐसे गुरुजी, मैं तो कहूंगा कि भगवान का ये नायाब तोहफा हमारे लिए है, गॉड गिफ्ट है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी प्लीज हमें अपने सर ज्ञान दें और आज के सब्जेक्ट को सर शुरू करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू एवरीवन। फाउंडर ऑफ दिस स्टडी सर्कल CA Rajesh Agarwal ji, the conveners of the study circle starting from CA Sunil Damija ji, Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, and of course Sanjay Sharma ji, जो मेरे प्रोग्राम में हमेशा ही नजर आते हैं और आज भी बिफोर टाइम ज्वाइन कर लिया था, एंड कर्ता ऑफ दिस प्रोफेशन, और हमारे कर्ता ही हैं ये अश्विनी जिंदल जी, और इन कर्ता ने और राजेश जी ने जो प्रोग्राम वहां पर किया उसकी मुझे लगता है बहुत अप्रिसिएशन हुई है। जो स्वामी जी के यहाँ जाकर इन्होंने जो प्रोग्राम किया 2 दिन का, अच्छी अप्रिसिएशन हुई। हालांकि इन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए स्वामी जी को जाकर, मैंने बोला भी पेमेंट करनी है, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मेरे को अप्रिसिएशन बहुत आई है और सबने कहा है कि ये अच्छा प्रोग्राम गया और ऐसा प्रोग्राम हर साल कम से कम एक बार जरूर करा करें। तो मैं राजेश जी को भी कहूंगा और अश्विनी जी भी कहूंगा कि ऐसा प्रोग्राम करते रहिए। पर ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था, इसमें एक्सरसाइज एक ही दिन थी। जब अगली बार करें तो कम से कम 2-3 दिन लगाएं, जहां तक लोग एक्सरसाइज करके आए और अपना कुछ ट्रीटमेंट भी कराएं, कुछ वो चीजें भी कराएं जब भी जरूरत पड़े। तो चलिए, क्योंकि थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी दिवाली के बाद वहां पर योगग्राम में भी। अभी तो आप पतंजलि पीठ में थे, योगग्राम में भी कैपेसिटी वो डबल करने जा रहे हैं, तो शायद वहां पर ये मौका मिल जाए आप लोगों को और वहां जाने का। तो चलिए, आज का प्रोग्राम था क्या है, टैक्सेशन ऑफ इश्यूज इन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटिंग टू कैपिटल। देखिए, पहला पॉइंट पावा जी ने किया तो मैं पहले वो ही कर देता हूं। The issue which was raised by Mr. Pava was 45(5)(a. बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। Prior to introduction of 45(5)(a, when we used to enter the agreement with the developer, so we used to transfer the possession to the developer, take the advance, or maybe take enter into an agreement, लेकिन अधिकतर हम एग्रीमेंट रजिस्टर भी नहीं कराते थे। और उस पर हम क्या कहते थे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ गिविंग पोजेशन देयर इज ए ट्रांसफर, और कैपिटल गेन विल अराइज ओनली एट द टाइम ऑफ गिविंग पोजेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47 सब क्लॉज बी। उसमें लिखा था वेयर देयर इज ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच पोजेशन इज हैंडेड ओवर against payment or promise to make payment, it will be regarded as transfer. ये सेक्शन 2 क्लॉज 47B में लिखा हुआ है ट्रांसफर की डेफिनेशन। लेकिन सीएस की जज पंजाब हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा सिर्फ पोजेशन हैंडओवर करके कुछ नहीं होगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट विच शुड बी रजिस्टर्ड। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है डेवलपर से तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी CS एटवाल की।
At that particular point of time, we did not bother because the judgment was only of Punjab High Court. The other High Court had given decision in our favor, so we were not bothered about that. But later on, Supreme Court की judgments 3 आ गई है. एक judgment आई हेमंत जी, बलबीर सिंह मेनी, और एक आई रंजीता कौर. बड़ा क्लियर कर दिया बलबीर सिंह मेनी में that if you hand over the possession, but if there is no agreement which is registered, agreement to sell or development agreement अगर registered नहीं है, तो ये transfer नहीं माना जाएगा. Actual section 17 of the Registration Act 1908. Registration Act 1908 कहता है अगर part performance of the contract section 53A में करनी है तो एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट जो भी डेवलपमेंट का है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. और 95% राजीव जी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हम नहीं कराते थे. हाँ, पोजेशन जितनी देते थे उसी को कैपिटल गेन टैक्स देते थे. ये जब बलबीर सिंह की मेनी की जजमेंट आई तो सब घबरा गए थे, मैं भी घबराया. रंजीता कौर की भी इसकी जजमेंट उसके बाद आ गई और एक और जजमेंट भी आ गई. अब हमें लग रहा था कि शायद पुराने केसेस खोलते हैं, लेकिन अब तक पुराने केस हो, लेकिन आगे से बड़ा क्लियर हो गया है कि अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, एग्रीमेंट विद द डेवलपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पोजेशन दे भी दें तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. ये एक नया आया डायमेंशन कि हेमंत जी आप दे दी, ये पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर 53 ये नहीं माना जाएगा जब तक कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ना करें, वो डेवलपमेंट वाला एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ना करें. इसलिए ये तो फिर जब बिल्डिंग बनेगी तो ये माना जाएगा एज इफ यू हैव अलाउड द बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑन योर लैंड. और जब लैंड बन जाएगी बिल्डिंग तो बिल्डर को आप कंसिडरेशन पेमेंट ना देकर उसको फ्लैट दे देंगे, आप देंगे फ्लैट. वो ये कॉन्सेप्ट आ गया. जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बड़ी दिक्कत हुई कि भैया मेरा काम ये नहीं है, मैंने तो कहा और मैं ये कह रहा हूं कि कंसिडरेशन जो उसकी बनती है क्योंकि उसने मेरी बिल्डिंग बनाई है तो मैं उसको काइंड में दे रहा हूं. ये वाला कॉन्सेप्ट आया. मैं गया था, मुझे याद है, ये कहने के लिए कि भैया ये कैसे होगा. ये तो बड़ा दिक्कत आ गई जब से ये केस आया है. और पार्ट परफॉर्मेंस आप तो 247B में लिख रहे हैं कि वो पार्ट परफॉर्मेंस फिर हनुमान जी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में भी सेक्शन 2 क्लॉज 9 में नीचे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे दी और उस एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया कि अगर आप पोजेशन हैंड ओवर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा. द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड, नहीं तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. ये एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2(9) में कि देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, द पोजेशन मस्ट हैव बीन हैंडेड ओवर, पेमेंट मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, ऑल दीज कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज बेनामी मानी जाएगी. तो ये जब दो चीजें आ गई तो फिर लॉ ने इसको चेंज किया और एक नया सेक्शन डाला, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 कैपिटल ए डाला. तो था गया, हमने तो कहा कि ये फायदा होगा, लेकिन गए थे ईद बनाने, रोजे गले पड़े. क्या लिखा है जरा 45(5)A में क्या लिखा है देखिए. लिखता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 45(1). 45(1) में लिखा है कि ट्रांसफर तब मानी जाती है, ट्रांसफर मानी जाती है और कैपिटल गेन ईयर ऑफ ट्रांसफर में माना जाएगा. वो कहता रुकिए, वेयर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर by an individual or by an assessee being individual or HUL of any capital asset being land or building under a specified agreement. आपने क्या किया है? Under a specified agreement, you have transferred land or building to the developer. To the developer. The capital gain on this transaction will arise only in the previous year
in which the completion certificate is obtained or issued by the competent authority. हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके पहले हम इसको ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं, लेकिन इट शुड बी अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट को उन्होंने लिख दिया राजेश जी, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड वर्ड आ गया, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी हो गया। और रजिस्टर्ड करके क्या करना है? You have entered into an agreement with the developer where you have allowed the developer the possession of your land or building with a consideration being in kind. Consideration money में नहीं है, consideration should be in kind, that is in the form of property. Consideration should be in the form of land or building or both. And also in addition to that there can be consideration of money also. अगर तो हेमंत जी सिर्फ मनी के अंदर आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है तो नहीं। डेवलपमेंट एग्रीमेंट इंडिविजुअल रेशियो करेगा। किससे करेगा? डेवलपर से एग्रीमेंट होगा, लेकिन उसमें क्या मिलना है आपको? कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इन काइंड, सुपर स्ट्रक्चर आपने दिया और आपको सुपर स्ट्रक्चर मिल गया, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। हाँ, इन एडिशन टू दैट दे मे ऑल्सो गिव यू मनी। जैसे वो एडवांस दे देते हैं तो मनी भी हो सकता है। मनी इन एडिशन है, ओनली मनी नहीं है। काइंड में जब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं है तब तक सेक्शन 45(5)(a) नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया सर? अब लिखता है, अब यहां तक तो बहुत अच्छा था, तो अभी तो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफर कब मानी जाएगी हेमंत जी? एट द टाइम व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बहुत अच्छा माना है, इस वक्त कैपिटल गेन माना जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कंसिडरेशन प्राइस शैल बी, अब जरा वर्ड सुनना, हिज मतलब इंडिविजुअल का, his share of land or building or both. His share of land, building or both, the fair market value of his share of land or building or both. उसकी fair market value लेनी है for the purpose of calculating capital gain. अब ये प्रॉब्लम जो हेमंत जी आई वो ये है, सपोज मेरे पास 500 मीटर का एक प्लॉट है, मैंने उसको प्लॉट दे दिया कि भैया इसमें तू 4 फ्लोर बना ले, 6 भी बनते 8 भी, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, 4 फ्लोर बना ले, 1 फ्लोर तू रख लियो और 3 फ्लोर मुझे दे दियो, या 2 तू रख ले, 2 मुझे दे दे और कुछ मनी भी दे दे। यही करते हैं सर एग्रीमेंट, अधिकतर एग्रीमेंट राजेश जी यही होता है कि मनी तो अलग बात है, मुझे काइंड में मिलना ही मिलना है, ये पहले बता। तो हम पहले क्या करते थे, जब ये नहीं था सेक्शन 45 पे, हम कहते थे हमने पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी। किसको? डेवलपर को। सपोज मुझे 50-50 एग्रीमेंट है मेरा, तो 50% मैंने लैंड किसको दे दी? डेवलपर को दी, और बाकी 50% लैंड तो मेरी है ना हेमंत जी, मेरी रहेगी ना। और वो बिल्डिंग मैंने जो लैंड ट्रांसफर करी वो हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया 50% लैंड बेच दी है और लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो और कैपिटल गेन टैक्स दे। हाँ, फिर उसके बाद सेक्शन 54 लेना है तो 54 भी ले लो, 54 मिलता है तो 54, यही करते थे सर। अब इन्होंने कहा रुकिए, पहला पॉइंट, हम जो कंसिडरेशन प्राइस लेंगे वो क्या लेंगे? जो लैंड और बिल्डिंग दोनों आपको मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी 50C वैल्यू। अरे भैया मैंने तो 50% लैंड दी नहीं है। वो कहता ना, हम तो ये मानेंगे कि आपने 100% लैंड बिल्डर को दे दी और बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट करके आपको 50% लैंड और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर दिया वो आपको दे दिया। हाँ, साथ में कुछ कैश दे दिया होगा, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर प्लस लैंड दोनों दी। मैं ये बार बार कह रहा हूं हेमंत जी, और मैंने लैंड दी कहाँ है? लैंड तो मेरी है। कहता ना ना ना,
हम तो ये मानेंगे कि आपने 500 मीटर लैंड बिल्डर को दे दी। कब दी? जब आपने उसको पोजेशन दे दी और रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। जब उसको पोजेशन दे दी और एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड है, उस तक तो आपने लैंड पूरी की पूरी दे दी। तो आप इंडेक्सेशन कब तक करेंगे? जिस दिन आपने लैंड दे दी या बिल्डिंग दे दी जिसको तोड़ के बनाना है। आपने लैंड या बिल्डिंग उसको दे दी। कब दी? जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुआ डेवलपर से और आपने पोजेशन हैंड ओवर कर दी। उसने एडवांस दिया या नहीं दिया, नॉर्मली वो एडवांस देता है तो ले लिया। ठीक है जी। ये तो आपकी जो लैंड की कॉस्ट होगी ना या बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, वो आप इंडेक्स करेंगे। कब तक करेंगे? जिस दिन आपने पोजेशन हैंडओवर करी। उसकी पुरानी कॉस्ट लीजिए, अगर 2001 से पहले है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की ले लीजिए और उसको आज तक इंडेक्स किस डेट तक करना है? जिस दिन आपने पोजेशन दे दी अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक हो गया सर? अब कैपिटल गेन कब लगेगा? नॉट इन दैट ईयर। कैपिटल गेन तो लगेगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा। हो सकता है 1 साल में कंप्लीशन हो, राजीव जी, हेमंत जी 1 साल 2 साल में कंप्लीट हो, 3 साल भी लग सकते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन कैपिटल गेन निकाला जाएगा। और क्या जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी लैंड की, जो आपका 50% पोर्शन था, उसकी भी लेनी पड़ेगी कंसीडरेशन प्राइस में, और साथ में सुपर स्ट्रक्चर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर उसे कंसीडरेशन प्राइस मानिए। और उससे जो आपका इंडेक्स कॉस्ट है, इंडेक्स कहां तक किया आपने? नॉट ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इंडेक्स आपने किया है जब आपने पोजीशन दी थी, उस दिन कैपिटल गेन निकालिए। अब नुकसान में, एक तो आप मेरी लैंड को ही सेल मान लिया है। मान लिया कि नहीं मान लिया? 1500 मीटर पूरी की पूरी सेल मान ली। और उसका इंडेक्सेशन भी कब का दे रहे हैं? जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया, जब घर कंप्लीट हुआ नहीं, उसमें टाइम गैप तो होगा ना, मुझे इंडेक्स का लॉस होगा ना, और इंडेक्स का लॉस भी होगा। और सेकेंडली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी तो बढ़ सकती है उस 50% पोर्शन की, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी बढ़ गई। तो मुझे उसका कैपिटल गेन निकालना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज इशूड टू यू, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर, और मैं अपना 50% शेयर प्लस सुपर स्ट्रक्चर प्लस कोई एडवांस मिला है, वो तीनों को कंसीडरेशन प्राइस मानूंगा और पूरे 500 मीटर को इंडेक्स करूंगा। और इंडेक्सेशन होगी अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब हुई? जब मैंने एग्रीमेंट करके उसको पकड़ा दिया, और तब कैपिटल गेन निकलेगा। ये तभी पॉसिबल है जब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट हो। अंडर द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट यू हैव ट्रांसफर्ड, and in the specified agreement you are not getting only money, you are getting flat in kind plus the money if any. मनी जरूरी नहीं है, वो आना जरूरी है, और तब हम कैपिटल गेन निकाल देंगे। लेकिन इफ यू डू नॉट फॉलो दिस कंडीशन, फिर उसने लिखा सपोज आप स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नहीं करते, नंबर 1, या आप स्पेसिफाइड एग्रीमेंट करते लेकिन आप अपना जो पोर्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग है वो पहले ही बेच देते, तो आपको पहले ही बेच दिया, तो उस केस में 45(5)(a) नहीं लगेगा, नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। मैं जब नॉर्मल प्रोविजन आता हूं हेमंत जी, तो जब मैंने अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो नॉर्मल प्रोविजन में, तो मैं अगर एग्रीमेंट मेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसफर मानी ही नहीं जाएगी, वो तो ट्रांसफर मानी ही नहीं जाएगी क्योंकि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, एग्रीमेंट तो रजिस्टर्ड है और मैंने पहले बेच दिया, उस केस में वो ट्रांसफर मानी जाए। तो मेरा पॉइंट ये है, मुझे जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है, व्हाई आर यू टेकिंग द कंसीडरेशन प्राइस में मेरी वो लैंड जो 50% है, जो मैंने पार्ट विद नहीं की थी, वो क्यों उसकी कंसीडरेशन प्राइस लेकर आप मुझे इंडेक्स कॉस्ट लेस दे रहे हैं? और लेस तो हमेशा इंडेक्स कॉस्ट 90% चांस में लेस होगी देन द मार्केट में। ये 45(5)(a) है, और ये 45(5)(a) मैं बहुत कोशिश कर चुका था कि वो ठीक कर दे। मुझे रिमेम्बर है, मैं बहुत उस आदमी को मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बजट का लेक्चर दे रहा था, उसने 3 बार मुझे ये कहा था, सर ये क्या लॉ बना? लेकिन उस वक्त हम लोगों का टाइम होता नहीं है फटाफट का। जब मैंने उसकी बात को सुन के बाद में गया था तो कहते बताइए हम करें क्या?
मैंने कहा ये बड़े बड़े जगह पे तो होता है कि बड़े बड़े लैंड की पड़ी हुई है आपके पास बहुत बड़ी, और आपने एग्रीमेंट कर लिया इंडिविजुअल एचयूएफ ने, उसके बाद फार्म लैंड है, लैंड यूज चेंज कराकर उसने कॉलोनी बना दी, वहां तो पॉसिबल है। लेकिन हमारे दिल्ली में जब एक छोटा प्लॉट है 500 गज का, 200 गज का, 250 गज का, 300 गज का, आपके पास पैसे नहीं है और आप बिल्डर से एग्रीमेंट कर लेते हो और बिल्डर के एग्रीमेंट करके ये करोगे तो आपको 45(5)(a) लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 आदमियों को लगेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एंड बाकियों के केस में तो कहते हैं वो बिजनेस है, जब ये करोगे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट, ये बिजनेस ही माना जाएगा, इस कैपिटल गेन तो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का माना जाएगा। ये क्लियर हुआ सर? ये कोई क्वेरीज हैं इस पे राजेश जी? क्योंकि मेरी आदत है जो मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूं, मैं चाहता हूं कि उसकी क्वेरी उसी पर ले ली जाए ताकि कोई डाउट ना रहे। है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। सर 9 क्वेरीज हैं, लेकिन ये मिक्स है सर, है तो सब इसी से है और दूसरी भी है सर, आप कहो तो लूं या फिर बाद में लूं? मिक्स जो है इसकी है वो ले लेते तो अच्छा था, नहीं तो फिर आगे चलते। चलो 1-2 ले लेता हूं सर। हाँ जी, वैद मतलब बीएस अग्रवाल कैपिटल जी, गेन तो देना पड़ेगा ऑन द पोजीशन व्हेन वी गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बट जो इंडेक्सेशन होगी लैंड की वो जब होगी जब आपने पोजेशन दिया था और पूरी लैंड की होगी, 100% लैंड की, 50 नहीं पूरी होगी। इंडेक्सेशन भी कम मिलेगा, 2 साल कम मिला, 2 साल बन गए मकान बनाने में, 3 साल बन गए, एक तो इंडेक्सेशन वहां तक मिलेगा, दूसरा मेरी लैंड की तो मार्केट वैल्यू लेकर, कंसीडरेशन प्राइस लेकर कैपिटल गेन बना रहे। हाँ ये बात अलग है, जैसे हेमंत जी ने कहा कि मैं इसका 54 बेनिफिट ले सकता हूँ अगर 54 मिलता है, 54F ले सकता हूँ अगर 54F मिलता है, वो तो मैं ले सकता हूँ, वो तो बिल्कुल ले सकता हूँ। 54 अगर मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर करी, रेजिडेंशियल हाउस करा, तभी तो 54 होगा सर। अगर लैंड करी थी तो 54 तो हो ही नहीं सकता, तब तो 54F हो सकता है अगर 54 रेजिडेंशियल है और आपके पास एक से ज्यादा घर ऑलरेडी नहीं है, देन ओनली इट कैन बी 54F, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। क्लियर हो गया सर हेमंत जी? हाँ बोलिए राजेश जी। तो नहीं होगा तो सर। सर अगर ये जो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, अगर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वैसे ही नोटरी करके रखा, तब उस केस में अब तो कब करा रहे? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो फिर आपको नॉर्मल प्रोविजंस में जाना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रोविजन बलबीर सिंह मैनी, रजीता कौर कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर आपने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। तो जब आप पोजेशन दे देंगे तो भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कब लगेगा? जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी और आप उसको ट्रांसफर करेंगे, किसको? बिल्डर को। 2 फ्लैट 1 फ्लैट जो भी देंगे उस वक्त कैपिटल गेन निकाला। तो उसमें सर फिर तो फायदा वो पुराने वाले, उसमें तो पुराने वाले में भी मैं क्या कह रहा हूं, पुराने वाले तो हम उसी दिन ट्रांसफर मान लेते थे जिस दिन पोजेशन दिया। अब पोजेशन उस दिन नहीं माना जाएगा, वो अब कब माना जाएगा? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो। कि सर अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 2020-21 में मिल गया और बिल्डर को जो हैंडओवर उसने पोजेशन दिया है ओनर को, वो दिया है 21-22 में, तो टैक्स अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के केस में 21-22 में शिफ्ट हो जाएगा फिर तो। देखिए, जब पोजेशन सर्टिफिकेट मिल गया फिर हैंडओवर का क्या मतलब है? वो तो मिल ही गया, आपने वो ले लिया। सर पोजेशन नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन मिल गया ना, तो फिर बिल्डर क्यों नहीं दे रहा? कंप्लीशन मींस इट इज कंप्लीट, फिर तो बिल्डिंग आ ही जाएगी ना, फिर तो हम उसी साल टैक्स करेंगे। वो देख क्यों रहा है? नहीं सर, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पोजेशन में फर्क रहता है, क्योंकि वो कंप्लीशन अंदर से नहीं हो रखी। कंप्लीशन तो सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है जब वो बाकी स्ट्रक्चर और वो बेसिक। चलिए अगर आप ये लिख देंगे कि वो पोजेशन मैंने नहीं दिया, तो तब तक कैपिटल, देखिए मेरी बात सुन, नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? नॉर्मल प्रोविजन में जब जाएंगे तो आपने देना है पोजेशन बिल्डर को, बिल्डर ने आपको नहीं देना। अब नॉर्मल प्रोविजन उल्टा क्यों रहे हैं? तब आपने नहीं देना, आपकी तो बिल्डिंग को उसने बनाया और आप उसको 2 फ्लैट दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, आप उल्टा गिन रहे हैं, मैं उल्टी, वो आप देंगे उसको पोजेशन, तब ट्रांसफर मानी जाएगी। सर मैं इसलिए, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड 45A वाले में चलते हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया 20-21 के अंदर और हैंडओवर हुआ, उसकी कंसीडरेशन जो बाकी बैलेंस कैश कंसीडरेशन थी वो मिली अप्रैल 21 में। 21-22 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एग्रीमेंट है, वो कहता है प्राइवेट एग्रीमेंट जो मर्जी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपको टैक्स उसी दिन करेंगे जब पोजेशन मिला, पैसे लिए या ना लिए। अभी भी तो आपको बिल्डिंग उधार पे भेज दें, तो कहता लग गया, रजिस्ट्री करा दी, रख गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो 21-22 में चला जाएगा जब पोजेशन
जी हाँ, जब पोजेशन उसको देंगे, उसको देंगे, जब उसको देंगे बिल्डर को। और सवाल है जी राजेश जी? हाँ सर, क्वेश्चन है, BS अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, वेदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इज परमिसिबल इफ हाफ इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस एंड हाफ इन बॉन्ड अंडर सेक्शन 54 EC। व्हाई नॉट? 54 EC को भी बेनिफिट मिलता है। अरे आपको जो जो कैश मिल रहा है एडवांस, उसको 54 EC 50 लाख तक आप ले सकते हैं। आप दोनों बेनिफिट ले सकते हैं, 54 भी ले सकते हैं, 54 EC भी ले सकते हैं। आप बेनिफिट 54 EC और 54 F भी ले सकते हैं। अरे केस तो है, आप बेनिफिट 54 और 54 F दोनों भी ले सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल, हाँ, आपने पहले रेजिडेंशियल बेच दिया और फिर कमर्शियल बेचा, तो दोनों बेनिफिट भी मिल जाते हैं। सर वो दोनों कह रहे बेनिफिट भी हैं, मिल, सर मेरा क्वेरी में प्लॉट ऑफ लैंड है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। BS अग्रवाल कह रहे थे, आप कोहली साहब थोड़ी कहा उसने, कोहली साहब ने कब पूछा? मैंने नहीं पूछा सर, मेरे कहा अग्रवाल साहब ने कहा कि प्लॉट ऑफ लैंड है। हाँ, तो प्लॉट ऑफ लैंड में 54 F तो दे सकते हैं सर 54 F भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, बट 54 नहीं मिलेगा। मैं तो एग्जांपल दी है यार कि दोनों। ओके सर। मैंने सर एक एडिशनल एग्जांपल दी है। उसने पूछा कि आप ले सकते हैं, मैंने कहा दोनों ले सकते हैं। 50 लाख तक 54 EC और बाकी आप 54 F ले सकते हैं। लेकिन जब 54 EC लेते हैं ना, तो इसका मतलब है हमने कंसिडरेशन प्राइस पूरी नहीं लगाई, तो प्रोपोर्शनल मिलेगा। हाँ जी, आप मेरी बात समझे हैं? सर बिल्कुल। आपको मैंने कहा कि अगर आपने 50 लाख रुपया लगा दिया, तो पार्ट ऑफ दी कंसिडरेशन प्राइस तो आपने लगा दी, तो फिर पूरी कंसिडरेशन प्राइस तो 54 F में लगेगी नहीं, तो प्रोपोर्शनल मिल जाएगा आपको। अरे 54 F में तो पूरी कंसिडरेशन प्राइस लगानी पड़ती है। आपने 50 लाख उठाकर उधर ले लिया फुल एग्जेम्पशन, तो यहाँ प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन ले लो। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन ना सर जी? जी। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द टोटल कंसिडरेशन इस प्रोपोर्शन में मिलेगा। कोहली साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। सर एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर। 54 EC बॉन्ड्स का जैसे मार्च के अंदर कैपिटल गेन उसको एक प्रॉपर्टी से हुआ और दूसरा एक कैपिटल गेन हुआ अप्रैल के अंदर, दोनों अलग अलग है, दोनों 50-50 लाख मिल सकते हैं अगले साल। सर वो अगले साल वो दोनों ट्रांजैक्शन अलग है। एक ट्रांजैक्शन है कि वो स्पिल ओवर कर रही है अगले साल में, वो ट्रांजैक्शन स्पिल ओवर कर रही है अगले साल में, क्योंकि आपके पास 6 महीने का टाइम है, इसलिए वो अलग मानी जाएगी और ये अगली वाली अलग मानी। हाँ, एक ही ट्रांजैक्शन को आधा आपको कि मैं इस साल लगा लेता हूँ 50 लाख और 50 लाख अगले साल लगा लेता हूँ, वो नहीं। ठीक है सर। तो इसमें वो 1 करोड़ वाली जो 50 लाख की इनमें फाइनेंशियल ईयर वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग है। उसने क्या कहा है, अगर ट्रांजैक्शन इस साल हुई है और वो 50 लाख स्पिल ओवर हो रहा है अगले साल में भी, आप सोचो कि 50 में अभी लगा लूं और अभी 6 महीने बचे हैं तो 50 अगले साल लगा लूं, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो ठीक है, 50 मिलेगा। लेकिन एक ट्रांजैक्शन आपने इस साल करी और अगले साल एक और करी, तो इसका स्पिल ओवर अगले साल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 50। अगले का क्योंकि 6 महीने का टाइम खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 50 वो भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन। सर एक सुधीर कौशिक जी पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2018 में एक हाउस प्रॉपर्टी सेल की जो कि 2003 में परचेज की थी। हाँ जी। जनवरी 2019 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर ली। हाँ जी। जनवरी 2022 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल कर दी। फिर कंप्लीट किया नहीं किया है सर? कंप्लीट किया कि नहीं किया? कंप्लीट नहीं किया, अंडर कंस्ट्रक्शन ही। 54 कहां से मिल गया या 54 F कहां से मिल गया? ओके, कंप्लीट करके ही बेचोगे तो मिलेगा ना। कंप्लीट करोगे, पैसे तो कैपिटल गेन स्कीम में जमा कराओगे, जब तक ड्यू डेट तक नहीं खरीदी। मेरी बात को सुनिए, जब आप माल बेचते हो, जनवरी में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या उतने पूरे पैसे लगा दिए या कम लगाए? बाकी कंप्लीट तो करोगे ना यार। प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आपने अभी इनकम्प्लीट खरीदी है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट में मैंने ये नहीं कहा कि पूरा ही घर बनाना है, एक रेजिडेंशियल यूनिट तक बना लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक आप बेच देंगे तो वो 54 या 54 F तो मिलेगा ही नहीं।
वो तो मिलेगा ही नहीं ना। आइदर शुड परचेज और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट विद इन 3 years, तो वो देखते। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स फर्दर एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सितंबर इन रेस्पेक्ट ऑफ 2021-22? अब नहीं हुआ, 30 सितंबर तक ही था, अभी तक नहीं हुआ। अभी 30 सितंबर तो अभी हो रहा है खत्म, क्या हमें क्या पता कल क्या होगा, रोज आने बढ़ा देते हैं, हमें क्या पता सर। अभी तो आपकी फॉर्म 4 नहीं जा रहा जैसे विधवा से विश्वास तो कोई बढ़ा दे, कोई पता नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई। Mr. Akshay Jain is asking, Mr. A booked a residential flat with Registered Developer in 2017. Cost of flat approximately 1 crore. Paid rupees 50 lakhs in 2017-18, 20 lakh 18-19, 25 lakh 19-20, and rest 5 lakhs on registration and allotment in 2021-22 current year. A also sold a residential house property in 21-22. Can the assessee claim the deduction under section 54 against the property purchase? If the property purchase above is sold in 2000, नहीं सर, नहीं सर, परचेज आपने की, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, बताऊं बिल्डर के साथ। किसने तो जजमेंट बना दी कि अगर आपको डेट ऑफ अलॉटमेंट से पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाता है, कई जगह बिल्डर, कई कहते हैं नहीं, जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट, बिल्डर के टाइम पे प्रॉपर्टी कंप्लीट जब मानी जाएगी तभी पोजेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से माना जाएगा। लेकिन हमारे पास जजमेंट्स हैं, वो उनकी नहीं है। जैसे डीडीए की जजमेंट है, डीडीए की प्रॉपर्टी थी और उसका विनोद कुमार जैन की जजमेंट है और पंजाब हरियाणा कोर्ट की। ये विनोद कुमार जैन वो नहीं है जो हमारे सीए विनोद कुमार जैन है, कभी उसकी बात सुन लो, वो क्योंकि बड़ा सिर हिलाया था राजेश जी ने, शायद बड़ा पॉपुलर नाम सुनकर कि विनोद कुमार जैन, वो नहीं है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि डीडीए की प्रॉपर्टी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी में फर्क होता है, यहाँ कोई अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में फर्क होता है। जिंदास पानचंद गांधी की जजमेंट भी है, 2-3 जजमेंट है आज गुजरात हाई कोर्ट की, वो कहता है अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्लैट बुक कराते हो तो डेट ऑफ मेंबरशिप से ही आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मान ली जाती है, चाहे आपको फ्लैट 2 साल बाद मिले। वो क्यों कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्लैट आप बेच ही नहीं सकते जब तक आपको पोजीशन नहीं मिले, नहीं तो क्या होता है आपको अपनी कैंसिलेशन करनी पड़ती है मेंबरशिप। आप ओनर नहीं बन, आप ओनर तो कहते हैं उसी दिन बन जाओगे जिस दिन आप मेंबर बनोगे और आपको फ्लैट के लिए आपने पैसे दिए। लेकिन बेचना है तो आप जब तक पोजीशन नहीं मिलेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके पहले बेच ही नहीं सकते, नहीं तो। इसी तरह डीडीए में भी अलॉटमेंट के डेट को ले लेते हैं, डेट पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन राजेश जी, बिल्डर के केस में आप राइट टू अक्वायर द फ्लैट बेच सकते हो, क्योंकि आपने एक फ्लैट बुक कराया और बुक कराकर अभी आपको पोजीशन नहीं ली और पोजीशन से पहले ही उसको ट्रांसफर कर देते हो, तो वो कहता है वो बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं करी, राइट टू अक्वायर द फ्लैट के लिए। लेकिन एक ट्राइब्यूनल जजमेंट फेवर में भी है कि वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से होगी, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं नहीं, बिल्डर से तो जब पोजीशन मिलेगी तब उस डेट से वो पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनी जाएगी, आगे के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनी जाएगी। जैसे राजेश जी आप मकान बना रहे हैं, आपने एक साल में 50 लाख खर्चा, दूसरे साल 20 लाख खर्चा, तीसरे साल 30 लाख खर्चा, आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा, तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से मानी जाएगी उस मकान की? जिस दिन मकान कंप्लीट हुआ। पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन मकान कंप्लीट हुआ उस वक्त कॉस्ट आपकी 1 करोड़ रुपया मानी जाएगी। आपने 3 साल लगाए, लगाते रहिए, लेकिन वो पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं मानते ना। इसी तरह वो बिल्डर के लिए भी कहते हैं नहीं मानते। अगर मैं मकान बना रहा हूँ, 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, तो मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब मानी जाएगी? जब कंप्लीशन होगी बिल्डिंग। इनकम्प्लीट बिल्डिंग मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं होगी। तो यही कारण है कि इसमें एक डिस्प्यूट है बिल्डर के केस में कि भैया ये राइट टू अक्वायर फ्लैट है और आई हैव ए राइट टू सेल दैट राइट टू अक्वायर फ्लैट, उसमें बिल्डिंग नहीं बेच रहा, उसमें राइट बेच रहा हूं मैं। कई लोग ये कहते हैं, लेकिन एक ट्राइब्यूनल ने हमारे फेवर में भी दे दिया कि नहीं जी आप बिल्डिंग बेच रहे हैं। लेकिन मैं उसको, उस ट्राइब्यूनल को नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि बिल्डर के केस में ये कंस्ट्रक्शन ये माना जाएगा या परचेज माना जाएगा, जब तक पोजीशन नहीं होगी तब तक ओनरशिप। सर इस केस में सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? सर वो तो अगर पीरियड ज्यादा हो जाएगा तो मिलती है, वो तो केस है कि अगर बिल्डर ने 2 साल में कहा है और 3 साल में भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंस्ट्रक्शन मान ली जाएगी और 3 साल भी पॉसिबल है।
सर, लेकिन वो नहीं मिलेगी क्योंकि उसने पहले खरीदा है। ना 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 ना, यू कुड परचेज 1 ईयर बिफोर। 1 ईयर से पहले अगर डेट है तो नहीं मिलेगी। 1 ईयर से पहले अगर आपने परचेज कर लिया तो मान ली। सर ये बिल्डर के केस 1 में ईयर से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी तो मान लेंगे, उसके पहले नहीं मान, और उससे ज्यादा पीरियड है तो नहीं मानते। 1 ईयर तक मान लेते हैं पिछला खर्चा किया। सर ये बिल्डर के केस में अगर जो पेमेंट ईयर अलॉटमेंट पोजीशन से पहले जो करी है, होल्डिंग 3 साल उसके पूरे हो गए, पोजीशन के बाद इंडेक्सिंग पुरानी मिल जाएगी उसको। आपको क्या मिलती है जो आप अगर खुद बनाए तो? सर जब प्लॉट ले लिया उसके बाद की सारी खुद बनाए तो मिलती है क्या हर साल की खर्चा? नहीं नहीं, नहीं सर, लैंड मिल जाएगी पुराना, लैंड मिल जाएगी पुरानी डेट का। कंस्ट्रक्शन को कब तक कंप्लीट नहीं होगी वो कंस्ट्रक्शन मानी नहीं जाती। वो तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसको नहीं लेते। हाँ ऐसा है, मैं बताता हूँ, जजमेंट है कि अगर आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया, उस पे इंटरेस्ट दे रहे, लोन पे लिया, और प्लॉट ऑफ लैंड में आपने कहीं किराए पे नहीं दिया, और प्लॉट ऑफ लैंड 2-4 साल बाद 5 साल बाद बेच दिया, उस केस में उन्होंने हर साल का इंटरेस्ट को इंडेक्सेशन अलाउ किया है, कहिंग एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना है, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना है कि भैया क्योंकि आप कोई इनकम तो कमा नहीं रहे, तो ये खर्चा कहां से मिलेगा जो अब इंटरेस्ट का खर्चा है, उसको कैपिटलाइज करेंगे। इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा ना, क्योंकि अगर इनकम होती तो, अगर मैं बिल्डिंग होता किराए पे देता तो वो अलग बात, इनकम होगी नहीं, तो प्लॉट है मेरे पास, तो प्लॉट तो किराया आ नहीं रहा, तो वो खर्चा क्या करेंगे? वो कहते हैं इसको कैपिटलाइज करो, और जब कैपिटलाइज करोगे तो इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानकर हर साल का इंटरेस्ट को इंडेक्स करके आप कॉस्ट निकालो। तो लैंड तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, लैंड तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है, इंटरेस्ट पड़ रहा है, और इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करा गया है। इस केस में ऐसा जजमेंट है, बाकी कहीं। सर प्रॉपर्टी के केस में भी यही सेम चीज हो सकती है? नहीं, प्रॉपर्टी के केस में अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आप वो डीम टू बी लेट आउट मान ली जाती है। नहीं सर, जैसे बिल्डर आ जाती है सर पोजीशन से पहले बेच दिया और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जा रहे हैं बिल्डर को, राइट टू अक्वायर बेचे तब राइट टू एक्वायर हो गया। हाँ तब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दिया उसका ईच ईयर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट नहीं, ईच ईयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटलाइज इंटरेस्ट को करना है। Sir, next question, Gopal Gupta ji is asking, in case of company builder agreement is made for the land which is the capital assets, you have suggested it will treated as income from business. वो सर नहीं मान रहे, उन्होंने जो बेनिफिट दिया है वो वैसे इंडिविजुअल रेशियो को 45/5A का दिया है। अगर आप ये शो कर सकते हैं कंपनी में वो मेरी इन्वेस्टमेंट है और मेरा काम है प्रॉपर्टी बना, अगर तो काम है प्रॉपर्टी बनाकर बेचना तो स्टॉक इन ट्रेड है, फिर तो स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन आप ये कहें कि मेरा काम तो ये था कि लैंड पे प्रॉपर्टी बनाकर किराए पे देना, तभी हो सकता है, अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश that your job is only lending of the house property, you are not seeking as a stock in trade, तब तो वो इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। अदरवाइज 99.9% केसेस में वो इसको स्टॉक इन ट्रेड मानते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड मानकर वो आपको ये बेनिफिट नहीं देते, फिर तो वही लगेगा जो बिजनेस इनकम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश कोहली जी पूछ रहे हैं, गुरुजी, in case of transfer of land and building, then how to calculate deduction under section 54 and 54F, as 54 is applicable for residential house and 54F is applicable for other than house property. ये तो एक ही मिलता है। मैं तो एक एग्जांपल दी थी, आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक कमर्शियल एक रेजिडेंशियल, और आपने दोनों बेचकर क्या आप 54F और 54 दोनों ले सकते हो? ले कहता है हाँ ले सकते। एक ही साल में दोनों बेची, एक में क्या किया कि आपको रेजिडेंशियल जो बेची उसके बदले रेजिडेंशियल ले सकते हो कि नहीं ले सकते, दूसरा कमर्शियल बेची इसी रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर दी तो उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। मैं वो बोल रहा था, इसी आपने क्या किया, एक तो रेजिडेंशियल बेची, रेजिडेंशियल खरीद रहे, लेकिन रेजिडेंशियल बेची उसमें कैपिटल गेन 20 लाख है, आपने 50 लाख लगा दिया, तो बाकी 30 लाख आप 54F पे ले सकते हो अगर वो आपने कोई कमर्शियल बेच के उसमें लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, Provided you satisfy the condition of 54F. नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर इफ देयर इज अ पार्ट ट्रांसफर ऑफ बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लिखा है उसमें वेदर पार्ट और होल 54-45 में लिखा है
वेदर पार्ट और होल, और वो ये भी लिखा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब पार्ट मिले या फुल मिले हम उसी दिन उसको मान लेंगे ट्रांसफर कंप्लीट, उसी दिन कैपिटल गेन लगा देंगे जिस दिन पार्ट या फुल का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे। ये भी लिख दिया 45(5) में। अनुपम सिंह चुग साहब पूछ रहे हैं, विल ही बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 एंड 54F? ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। मैंने तो बोला ना कि आपको ये इंडिकेट करना है कि मैंने ये बेचा और एक ये ले रहा हूं और साथ में कोई कमर्शियल बेची और ये ले रहा हूं, दोनों पैसे यहां लगा दिए, तो जितना तो कैपिटल गेन 54 का है वो उसमें लग गया और जितना कंसीडरेशन प्राइस उसमें लगाई है वो प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश राठी जी पूछ रहे हैं, लैंड परचेज टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल हाउस ऑन 14 फरवरी 2020 फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड ओल्ड लैंड सोल्ड इन 2020-21, whether land purchase in financial year 19-20 before sale of land qualify for 54F? सर ऐसा है, आपका लिखा है उसमें यू शुड परचेज और कंस्ट्रक्ट। अब ध्यान से सुन लेना, उनको बोलना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का लिखा है विद इन 3 years, स्टार्ट का नहीं लिखा। JR सुब्रमण्यम भट्ट की जजमेंट है कि कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट बिफोर और एंड लेटर। तो आप अगर ये नेक्सस एस्टेब्लिश कर दें कि ये वाली बिल्डिंग का लैंड मैंने पहले खरीद लिया था और मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर रहा था, तो आपको JR सुब्रमण्यम भट्ट की जजमेंट से आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है, JR सुब्रमण्यम भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय सचदेवा जी पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी बुक्ड इन ए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड स्कीम विद DLF बिफोर टेकिंग पोजेशन द अलॉटमेंट इज सोल्ड, विल इंडेक्सिंग बी अलाउड? फ्लैट अगर 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 2 साल से ज्यादा है, 3 होगा यहाँ तो क्योंकि फ्लैट नहीं है, 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाए। राइट टू अक्वायर द फ्लैट, राइट है, फ्लैट नहीं है, राइट आपने वो राइट बेच दिया। अब एक जजमेंट है वो कहता है ये तो ट्रांसफर ऑफ एसेट है, दूसरी जजमेंट कहता है ये प्रॉपर्टी नहीं है, राइट है, तो इस केस में हम इसको राइट टू अक्वायर अगर 3 साल के बाद बेचेंगे तो हम कैपिटल गेन आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ मिश्रा जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड बीइंग सोल्ड कैन मेंटेनेंस चार्जेस पेड टू रजिस्टर्ड सोसाइटी एवरी मंथ बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? No sir, no sir, no sir. Interest is a different situation. This is the maintenance revenue cost. अब इसके ऊपर खर्चा नहीं मिलता तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई इनकम होती तो खर्चा मिलता, नहीं है तो डेट एक्सपेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल गुप्ता जी आस्किंग, individual has sold 3 different land which were capital assets on different dates and purchased a flat out of that sale consideration. Can he take section 54F? Yeah. benefit Why of- not? अगर 54F लेना है, sell 1, sell 2, sell 3 but buy 1। आप 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो, क्या फर्क पड़ता है? सारी कंसिडरेशन प्राइस लेकर आपने वो लगाना है। आपको बेचना क्या है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? आप एक अपनी कोई आ रहा है ज्वेलरी भी बेच रहा है, शेयर भी बेच रहा है, 3 चीजें बेच देता है, उसके बदले 54F तीनों का ले सकता है। एक घर के 3 बेचे हैं, लेना एक ही घर है, वो तो आपको पता ही है, एक ही घर अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर बंसल जी पूछ रहे हैं, कैपिटल गेन invested in capital gain account but neither the new house is purchased nor constructed, in which year the amount invested in capital gain is taxable? सर जिस दिन 3 साल पूरे हो जाएंगे उस साल टैक्स लगेगा। जिस साल 3 साल पूरे होंगे, 3 साल तक कुछ नहीं होगा। ये तो मैं कईयों को बताता हूं कि अगर आपने घर खरीदना नहीं है राजेश जी, या बनाना नहीं है और फिर भी टैक्स देने की मर्जी अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पैसे पड़े हैं तो कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो, इंटरेस्ट अर्न करते रहो, उसमें भी FDR बन जाती है और वो इनकम टैक्स देते रहो, और 3 साल के बाद कहो मैं नहीं खरीद रहा तो टैक्स लगेगा। 3 साल के बाद कैपिटल गेन को डेफर कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। 3 साल के बाद टैक्स देना पड़ेगा, आज नहीं। 3rd ईयर जब एनी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन द कैपिटल गेन स्कीम शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच 3 year period is expired, तो हम तो उस वक्त टैक्स कर देंगे। तो इसलिए ये तो टैक्स प्लानिंग भी है। कईयों को मैंने कराई कि भैया कहता है जी पैसे पड़े हैं मेरे पास लेकिन मकान नहीं लेना। मैं कहा पैसे क्या करोगे? कहता है FDR बनाऊंगा। मैं कहा बना दो कैपिटल गेन स्कीम में FDR,
और चुप करके बैठ जाओ, कुछ ना देना टैक्स। कहते क्या मतलब, टैक्स तो देना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, कैपिटल गेन स्कीम में जमा कराओ, इंटरेस्ट उतना ही मिलता है। और 3 साल के बाद कह देना, हाथ खड़े कर देना, मैंने तो एसेट खरीदी नहीं है, तो टैक्स पुरानी डेट का नहीं खुलना। 3rd ईयर में जब 3 साल कंप्लीट होंगे उस साल टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील कुमार कंडोई जी, assessee sold old property and purchased new house in the name of wife or son is eligible for सन exemption? के नाम पे अलाउड नहीं है, वाइफ के नाम पे 2 जजमेंट है, कमल वाहल, रविंदर कुमार अरोड़ा। बेटे के नाम पे अलाउड नहीं है, ना बेटे के नाम अलाउड है, ना पोते के नाम अलाउड है। सिर्फ अलाउड है तो वाइफ के नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है। मतलब बीवी के नाम खरीदोगे, क्लबिंग तो होनी होनी है, क्लबिंग का प्रोविजन है ना। आप बीवी के नाम खरीदोगे फिर भी क्लबिंग तो आपकी है, आप ही के नाम है, क्योंकि फंड्स आपके हैं। तो इसलिए उन्होंने कमल बहाल में और रविंदर कुमार अरोड़ा में वाइफ के नाम के खरीदने का अलाउ कर दिया, लेकिन बेटे के नाम या पोते के नाम खरीदने का नहीं किया। इट हैज टू बी बॉट इन द नेम ऑफ द असेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन समरथ सुराना जी पूछ रहे हैं, assessee has sold 2 soap. He want to avail benefit of 54F against 1 soap and want to pay tax against 1 only. Whether he can do so? मर्जी आपकी। आप ये एक सोर्स का भी आधा जमा कराए तो भी हो सकता है। ये तो 2 सोर्स अलग अलग हैं, आप एक सोर्स का आधा करा दे, आधे पे टैक्स दे दे, हमें क्या दिक्कत है? ये तो मर्जी आपकी सर। सोर्स 2 3 4 एक का बेनिफिट जिसको लेना है उसका ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी भी टैक्स दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इज कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर लैंड एक्विजिशन बाय स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट? सर रेफ्टलार एक्ट में है तो जरूर एग्जम्प्ट है। रेफ्टलार एक्ट, राइट टू फेयर कंपटीशन, फेयर कंपनसेशन, वो जो रेफ्टलार एक्ट है, रेफ्टलार एक्ट, वो उसमें अगर मिला तो पूरा का पूरा माफ है। अगर वो उस शेड्यूल में नहीं आता जहां पर टैक्स लगता है, नॉर्मली वो सब कवर्ड है, माफ है। रेफ्टलार एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ले ले, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले ले, कई माफ है, माफ है। पूजा कपूर जी asking, rented house property sold, property was purchased on loan, can home loan interest be capitalized while calculating cost of house? You have been taking deduction on account of interest, so why can't? If you are not taking deduction on account of interest, it can be capitalized, otherwise नहीं। लेकिन इसमें एक डिस्प्यूट है, कई कहते हैं 2 लाख का डिडक्शन मिलती है, 2 से ऊपर का इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, ये ग्रे एरिया है। वो कहते हैं आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन तो हम दे रहे हैं, वो लिमिट करिए तो क्या। इसलिए कई लोग तो उसको इंडेक्स अलाउ नहीं करते उसको। अगर आपको वो अदरवाइज यही एक ग्रे एरिया, बाकी कुछ नहीं। अगर क्योंकि लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट में, इफ द डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इट विल नॉट बी अलाउड अंडर दिस। वो डिडक्शन अलाउड तो है ना, वो लिमिट लगा दी, दैट इज ए इश्यू। तो इसलिए वो ग्रे एरिया है। लेकिन कई बार मैंने देखा लोग 2 लाख वो लेके बाकी अमाउंट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। कैपिटलाइज तो तभी करोगे ना जब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हो, 99% उसके अगेंस्ट इनकम आती है ना, तो फिर वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की। लैंड में हो जाता है, लैंड में कैपिटलाइज हो जाता है कि अगर कोई इनकम नहीं आता। सर एक कई ऐसे कहते हैं कि एमसीडी हाउस टैक्स प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही है, हाउस टैक्स इकट्ठा जो दिया एट द टाइम ऑफ सेल, कैन इट बी एडेड टू द कॉस्ट? क्या दिया? हाउस टैक्स एरियर सारा दिया हाउस टैक्स का। पॉइंट तो ये नोट कर लो, खाली पड़ा तो डीम टू बी लेट आउट होता है। आपको किसने कह दिया? वो तो टैक्स लगेगा उस पे। सर एक ही प्रॉपर्टी है उसकी तो। अरे एक है तो रेजिडेंशियल बोले ना, फिर तो उसको रेजिडेंशियल बोले। एक कोई लेट आउट वाली एक भी हो, किराए पे देनी है, इनकम डीम टू बी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में घर अलाउड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलाउड है ना मेरे भाई। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अब तो 2 अलाउड हो गए, पहले तो एक ही होता था। सेल्फ ऑक्यूपाइड कहेंगे तो इनकम निल होगी, एनुअल वैल्यू निल होगी। जब एनुअल वैल्यू निल हो गई तो हाउस टैक्स कहां से मिलेगा? मिलना ही नहीं है। वो तो एनुअल वैल्यू निल है तो आफ्टर हाउस टैक्स तो होती है एनुअल वैल्यू निल। आप मेरी बात को समझ रहे? एनुअल वैल्यू निल का मतलब है आफ्टर हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो लेट आउट थी, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कहते तो डीम्ड टू बी लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट में हाउस टैक्स अलाउड हो जाएगा। फिर तो अलाउड हो जाएगा क्योंकि आपके पास इनकम भी लेंगे उसको।
हालांकि आई नहीं, नोशनल इनकम लेंगे। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड खाली, मतलब एक प्रॉपर्टी को भी हम खाली नहीं बोल खाली सकते। नहीं कह सकते, सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हैं। खाली तो होती नहीं है। तभी तो हम कईयों इनको कहा था कि सर ये क्यों करवा रहे, लोग बेईमानी करते हैं, 1 महीने का रेंट दिखा देते हैं और 11 महीने खाली दिखाते हैं। पर हर साल कैसे करोगे? 1 महीना लो 11 महीने खाली, 1 महीना लो 11 महीने खाली, जरा चांस कम होता है। लेकिन कईयों ने ऐसे ही किया हुआ है। तो सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन, केस में क्या नेक्स्ट होगा? क्वेश्चन, और तो कई तो सर अजय जी महानुभाव हैं, क्या किराए पे देते ही नहीं है, फिर भी रेंट इनकम दिखाते हैं, क्योंकि 30% डिडक्शन मिलके 21% पे टैक्स हो जाता है। हर हाँ तरह के लोग हैं, इनकम ही नहीं है फिर भी इनकम दिखा रहे हैं कि रेंट पे दे दिया। रेंट पे दिया तो 70% पे, मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिली जाएगी जी सर, और जी सर। अपने ही पैसे जमा करा देते हैं। तो सर नॉन रेजिडेंट next को question. टैक्स देना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी भी हो इंडिया में। किया, अगर लेट आउट नहीं है तो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, नहीं तो लेट आउट नहीं। वो उसमें इंडिया रूल है में- ना, you could not occupy that house property because you were employed elsewhere or carrying on business elsewhere, तो उस केस में वो एक प्रॉपर्टी रख सकता है ना। अगर मैं, मेरे प्रॉपर्टी दिल्ली में है और मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूं, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम टू लेट आउट नहीं मानी जाती, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाती। सर जी सर। जैसे नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया पूरे साल आया ही नहीं है। अरे तो कहे ना एम्प्लॉयमेंट बाहर है मेरी, तो दे लेते हैं वो, फिर तो उसको कह लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक घर ले सकता है ना, वो ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अजय सचदेवा जी पूछ रहे हैं, जॉइंट होल्डर गिव पोजीशन टू डेवलपर, द डेवलपर गिव्स मनी टू वन होल्डर एंड गिव 2 फ्लोर्स टू अदर होल्डर, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन? अब दूसरे को कौन, तो ज्वाइंट होल्डर है तो ज्वाइंट होल्डर का मालिक ज्वाइंट ही तो होंगे, तो ज्वाइंट ही देना पड़ेगा उनको, अलग अलग है। अरे आपकी रजिस्ट्री बताएगी कि आप कितने परसेंटेज ओनर है, ये है कितने परसेंट का ये ओनर है, और जब आप एग्रीमेंट करोगे, बिल्डर करेगा तो उस दोनों से करेगा ना यार, और दोनों के लिए वो देगा उस कंपनसेशन, अब देगा उसको फ्लैट। मुझे समझ नहीं आई ये प्रैक्टिकल चीज, ये उसको बता के केस बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं होता है। आप संजय, हमारे क्या कहते हैं, बीवी का नाम बीच में दिया होता है, वो ज्वाइंट होल्डर हो गई, वो पैसा नहीं लगाया, जिसका पैसा नहीं है वो होल्डर नहीं होता। आपने अपनी रिटर्न में अगर उसको अपनी इनकम दिखाई है तो फिर तो ज्वाइंट होल्डर नाम से है, अदरवाइज नहीं। संजय जी पूछ रहे हैं, वाइफ इज एसएससी कौन से संजय वाइस सीए पूछ रहे हैं क्या? नहीं, अब ये सर, ये तो इसमें लिखा नहीं है, और आपको पता है लिख भी नहीं सकते तो वो। वाइस सीए वाले आ नहीं सकते ना, शक्ल दिखा। हाँ मैंने कहा सवाल पूछ लेते हैं, किसी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसी बहाने नाम आ जाएगा। सर, सर चलिए सर, चलिए। सर क्वेश्चन है इनका, वाइफ इज एसएससी सोल्ड एंड कैन इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ हस्बैंड आल्सो? एक ही बात है यार, स्पाउस हो गया ना यार। अरे यार बात तो एक ही है, स्पाउस है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, ये तो एक ही बात है यार, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिना जी पूछ ये रही हैं, ये क्यों ये सोचते हैं कि बीवी अलग और हस्बैंड अलग के लिए, दोनों के लिए वाइफ ही वर्ड है, हस्बैंड नहीं हो सकता, दोनों तरफ हो सकता है, स्पाउस है। चलिए, जो हिना आईटीआर जी पूछ रही है, व्हाट विल बी द परचेज कॉस्ट इन केस ऑफ सम रिसीव्ड ऑन रिलिंक्वेश ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू कोर्ट ऑर्डर? सर देखिए, कोर्ट ऑर्डर में लिखा लिया जाता है कि 50C प्राइस नहीं लगेगा। जैसे जो ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में एक नया सेक्शन डाला हुआ है कि अगर आपने ऑक्शन से सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में ली है तो उसमें 50C नहीं लगता, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है, उसमें 1908 जो एक्ट है। इसी तरह अगर कोर्ट के ऑर्डर से है तो आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने करवाया है तो वो मान लेते हैं, लेकिन आपको रेफर कर देना चाहिए वैल्यूएशन ऑफिसर को, वो मान लिया जाता है कि ऑर्डर से आया, लेकिन लॉ ने अभी तक इसका क्लियर कट आंसर नहीं दिया हुआ। लेकिन हम इसको उस तरह ले जाते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और कह देते हैं कि भाई ये देखिए ये इस तरह खरीदा है, तो नॉर्मली वो वैल्यू मान लेते हैं। स्क्रूटाइजेशन एक्ट में तो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गोपाल जी पूछ रहे हैं, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग नेगेटिव नेटवर्थ अनलिस्टेड, at what value the share can be transferred for capital gain purpose? सर बात ये है, जब वैल्यू ऑफ शेयर आपने 11UA में निकाल ली 50CA में, तो उससे कम तो कोई होगा नहीं, उतने पे बेच दो। नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब है जीरो से कम वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो से कम वैल्यू आएगी तो शेयर कौन सा बिकेगा, कैसे बिक जाएगा? मेरे को बताइए, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा
कि अगर ये वैल्यू बेचेंगे शेयर, तो शेयर खरीदने वाला भी तो चाहिए। वो बोगस ट्रांजेक्शन करनी है तो बात अलग है, वो तो बात अलग है। अदरवाइज तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन में कौन खरीदेगा जब नेगेटिव है, तो अगर शेयर की वैल्यू नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या पर्पस क्या है। सर मेरे से वो सवाल ना पूछा करो जहाँ हेराफेरी वाला काम आजकल। मेरा ये वीडियो वहां पर जाता है और वो सुनते हैं बैठकर, और फिर मुझे कहते हैं आपने हमारे अगेंस्ट बोला। हाँ, मेंबर ये चाहते हैं कि आप जरा बोल दो ना, तो सर उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाए, फिर वो फिर ठीक रहेगा। वीडियो आप में बोल दो। ये यूट्यूब में जाता है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, रश्मिकांत चौकसी जी। In Mumbai, usually there is a clause in the agreement that the owner shall transfer the land ultimately to the cooperative housing society उससे or कोई नहीं पड़ता। यू आर पार्ट ओनर ऑफ द लैंड, पार्सल आपका होता है, वो रूल है वहां पे कि यू आर पार्ट ओनर ऑफ द लैंड। next question. सर Sir, हमने तो एक ही टॉपिक किया अभी तक, तो इसी में क्वेश्चन आ गए, चलो करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ पूछना पूछते जाओ। चलो ठीक है सर। हिमांशु जी पूछ रहे हैं, सर if period in construction takes longer than 3 years, how can we take exemption under section अलाउ दिखा 54? देते हैं, तो अगर जेन्युइन कारण हो तो अलाउ कर रहे हैं। लिबरल व्यू इज टेकन, लिबरल व्यू इज टेकन। और इस वक्त तो कोविड की वजह से तो वैसे भी है, लिबरल व्यू इज टेकन। वो तो बहुत केसेस है दैट बिल्डर ने बना के नहीं दिया, ये कारण था, लेट कर दिया, अगर आपने पैसे पूरे दे दिए तो वो कहते हैं अलाउड है, लिबरल व्यू विल बी टेकन। अतुल जी पूछ रहे हैं, what will be the status where instead of development agreement construction contract is entered into and in lieu of the construction payment a floor is given to the contractor? वही तो बात बता दी, शुरू में यही किया था, ये लेट आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी पूछ रहे हैं, सर इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टैक्सेबिलिटी इन हैंड टू ऑफ शेयर होल्डर? फिफ्थ पॉइंट अगर सेक्शन 4713B के रूल ऐसे करेंगे तो किसी को टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा शेयर होल्डर का जो आपने ट्रांसफर किया उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये कह रहे हैं सर सेक्शन 47 ये कंडीशन। पॉइंट ये कह रहे हैं कि इनका पॉइंट है 5 करोड़ से ज्यादा एसेट्स हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, और 60 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो मैं वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते 47 को उसकी 13B की, तो उस केस में तो कैपिटल गेन टैक्स माफ होता है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर मेरी टर्नओवर है, अगर पिछले 3 सालों में एसेट्स हैं, या 60 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में अगर आपके पास एसेट ही नहीं है, सपोज करो आपके पास कैपिटल वाली एसेट नहीं है जिसमें कैपिटल गेन होना है, बिल्डिंग नहीं है, तो क्या हम ट्रांसफर कर दें? सर कर तो सकते हो, लेकिन शेयर होल्डर को टैक्स लग जाएगा। जो शेयर होल्डर है उसको टैक्स लगेगा, तो उसने अपने शेयर के बदले वो लिया है, तो शेयर की मार्केट वैल्यू से निकालना पड़ेगा। नहीं, ये इनका क्वेश्चन है सर, सेक्शन 47 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। वही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई का मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ राजेश जी, 5 करोड़ की एसेट्स नहीं है, ज्यादा है, या 60 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो जब आप कन्वर्ट करने जा रहे हो सकता है कि उसको टैक्स ना लगे कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास एसेट जो हो वो सारी ऐसी हो जिसपे कोई एप्रिसिएशन होता ही नहीं, बैंक बैलेंस है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो वो तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शेयर होल्डर को लगेगा। ये 4713B में पढ़ लें, वहां दोनों को एग्जेम्पशन दे रखी है, कंपनी को भी और शेयर होल्डर को भी, क्योंकि यहाँ कंपनी को नहीं लगेगा क्योंकि वो उसकी एप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर को नेट वर्थ निकाल उसकी मार्केट वैल्यू शेयर निकाल कर उसमें टैक्स लगेगा सर, लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हरमनजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, हाउ इन कैपिटल टैक्स इन केस ऑफ पोर्ट योर प्रॉपर्टी स्कीम एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी? एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी दोनों को लगता है, सेलर इज अ बायर आल्सो, बायर इज अ सेलर आल्सो। एम आई राइट राजेश जी? अगर मैं आपके साथ आपकी एक प्रॉपर्टी में आपके पास एक्सचेंज कर रहा हूं, तो मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेची है और आपसे खरीदी है, आई एम ए सेलर एज वेल एज बायर, और आप सेलर भी हैं और बायर भी हैं, तो दोनों की हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, मुझे लॉन्ग टर्म हो रहा हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी 2 साल से कम पुरानी है, मेरी ज्यादा है, हो सकता है आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो, मेरी कम हो, तो दोनों माना जाएगा, दोनों को लगेगा। सेलर बायर भी है
और बायर सेलर भी है। क्लियर हुआ सर? ठीक है सर, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन होगी दोनों। अलग अलग ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। Sir, next question. Agreement to sell and TDS deducted in one financial year, but no payment made by seller. Payment made in next financial year. So capital gain calculation next year, in which payment received and TDS carried over to next year. तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? ये तो आप कैरी टैक्स, आपका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई लेकिन पेमेंट नहीं करी, यही कहना चाहते हैं? बड़ी नहीं, छोटी बात। ये कह रहे हैं TDS डिडक्ट कर लिया फर्स्ट ईयर में, लेकिन पेमेंट हुई नेक्स्ट ईयर में। टीडीएस कैसे डिडक्ट कर लिया? पेमेंट के ऊपर करते हैं। टीडीएस तो पेमेंट के ऊपर है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। टीडीएस तो उसमें है, या एडवांस है या कुछ भी हो। मेरे को बताओ ना कैसे कर लिया, ये बताए। टीडीएस आप कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हो, जहां ट्रांसफर मानी जाएगी तभी तो। आप मेरे को बताइए कि ये 194IA जो लगा रहे हैं वो किस बेस पे लगा रहे हैं? कौन से बेस पे लगता है? एडवांस पे या रिसीट, या पर सेल और परचेज पे जब पेमेंट आती है उसी में तो टीडीएस काटते हैं। ये कोई ड्यू बेसिस पे थोड़ी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं है, 194(1)A यही लिखता है। कोहली साहब क्या आपकी ओपिनियन है? मैंने इसको सामने नहीं है। 194(1)A आइए टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट है, बात खत्म हो गई। एट द टाइम ऑफ पेमेंट है तो टीडीएस कैसे काट लेंगे बगैर एट द टाइम ऑफ पेमेंट के? ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नम्रता बंसल जी पूछ रही है, वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनआरई अकाउंट will be included in total income other than income from foreign sources for the purpose of calculation of 15 जी lakh नहीं, income by- वो एग्जेम्प्ट है। जी नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं लेना टोटल इनकम में। टोटल इनकम जो निकाली जाती है वो होती है टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। जो सेक्शन 10 में माप है उसको टोटल इनकम में कहां से ले लेंगे? जी नहीं लेना, जी नहीं, जी नहीं। वो वाली इनकम 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगी जो ये कहना चाहते हैं। नहीं, वो इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो टोटल इनकम का पार्ट होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नवीन जी पूछ रहे हैं, ए पर्सन सोल्ड एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड वेदर इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल और इन द हैंड ऑफ HUF, however for the purpose of income tax HUF not created and no PAN number of HUF। ये क्या 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 कह रहे? लैंड किसकी थी? एंसेस्ट्रल लैंड है तो वो अपने दादा बाबा एंसेस्ट्रल का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एंसेस्ट्रल लैंड HUF की हो जाएगी? ये किस लॉ ने कहा है? अगर नहीं। 1956 के बाद या तो आपको विल से मिली है या हिंदू सब्सक्रिप्शन एक्ट 1956 से मिली है, जब भी मिलती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलती है, कोई HUF नहीं होता। ये पता नहीं कहां से बना लिया लोगों ने HUF। मैं कह दिया, अगर इंटेस्टेट डेथ होती है, और कितनी बार बोल चुका हूं, अगर विल नहीं है, इंटेस्टेट डेथ है, तो वो जो प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल जो जाएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएगी। लीगल एयर ऑफ क्लास 1 इक्वल रेशियो, लीगल एयर ऑफ क्लास 1 इन इक्वल रेशियो। याद है राजेश जी, हम ये रोज करते रहे। तो वो इंडिविजुअल है, वो कोई HUF की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जैन जी पूछ रहे हैं, सर ए पार्टनरशिप फर्म सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट वेदर इट इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। डिपेंड करेगा आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऑफ द एरिया। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो 2 किलोमीटर अवे होनी चाहिए। अगर 1 लाख और 10 लाख के बीच में तो 6 किलोमीटर होनी चाहिए, और 10 लाख से ऊपर है पॉपुलेशन तो 8 किलोमीटर होनी चाहिए। और 8 किलोमीटर में भी ध्यान रखिए, ऑल द म्युनिसिपैलिटी अराउंड इट, ऑल दी म्युनिसिपैलिटी अराउंड इट। सिर्फ दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी नहीं देखनी, गाजियाबाद की भी म्युनिसिपैलिटी देखनी है, फरीदाबाद की भी देखनी है, गुड़गांव की भी देखनी है, इधर से सोनीपत की भी देखनी है। ये सोच लो कि चलो दिल्ली से बाहर हुआ तो रूरल हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दिल्ली के पास से कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो ही नहीं सकती, सारी की सारी अर्बन है। हाँ, आगे जाकर जहां पर म्युनिसिपैलिटी नहीं है तो उस म्युनिसिपैलिटी से 2, 6, 8 एरियल डिस्टेंस देखना है, तब रूरल मानी जाती है, अदरवाइज रूरल नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अनिल जी पूछ रहे हैं, एक्स सेल 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन जून 2020 आउट ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन 2 crore, कैन ही इन्वेस्ट द कैपिटल गेन अमाउंट इन 2 रेजिडेंशियल हाउस? Why not? 54 अलाउ करता है that you can sell 1 and buy 2
provided consideration price should not exceed 2 crore, और secondly once in lifetime, बार बार नहीं, once in lifetime sir, once in lifetime, एक बार आप 2 ले सकते हो, 2 बार बार नहीं ले सकते, एक बेचकर 2 ले लो, अगले साल एक और बेच के 2 नहीं ले सकते, फिर तो एक ही लोगे, तो वंस इन लाइफ टाइम है, और कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपम चुग साहब पूछ रहे हैं, एज पर न्यू प्रोविजंस 2 प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम एज सेल्फ ऑक्युपाइड, सो वेदर 54F be available if one already owns 2 residential house? नो, एक रेजिडेंशियल बाद दूसरी ले सकते हैं 54F, 2 घर के बाद तीसरी थोड़ी ले सकते हैं। आप दोनों कंडीशन को मिक्स क्यों कर रहे हैं? एक सेक्शन 22 की कंडीशन है, एक सेक्शन 54F की है। 54F कहता है यू सेल एनीथिंग, बाय ए रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइडेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस। एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो 54F मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी पूछ रहे हैं, associate purchased a flat jointly with brother, total investment is made by one brother, if flat is sold then capital gain will be for ये both तो क्या भैया, तो गिफ्ट मान लो, या तो उसको गिफ्ट दिखाते या लोन दिखाते, 2 भाई के नाम कैसे हो गया? अरे ये घर की बातें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स में बीवी भी अलग है हस्बैंड से, बच्चे भी अलग हैं, और ये तो 2 भाई हैं, ये कैसे मान लेंगे? पैसा उसका इन्वेस्ट है तो उसके नाम पे होनी चाहिए, उसको दे रहा है तो बेनामी ट्रांजेक्शन मान लेंगे। वो तो बेनामी में अलाउड है भाई, लेकिन उसमें भी रूल है कि क्या है जो बेनामी के एक्ट में है कि आपका ज्वाइंट ओनर होंगे। बेनामी में तो ज्वाइंट ओनर में अलाउ करता है, लेकिन आप उसको गिफ्ट मानो तो कह दो गिफ्ट दी है मैंने, या उसको कह दो लोन दिया है, आप उसके नाम ले रहे हो लेकिन ओनर तो आप ही रहोगे, पैसा आपका है, नहीं तो दिखाओ ना ये गिफ्ट है कि लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जी पूछ रहे हैं, सर ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाज परचेज इन 87 ऑन 99 years लीज, इन 2021 इट वाज got transferred as freehold by depositing required fees and sold in 2021, whether indexation will be available from HR 2001 or नहीं, 1987? लीज होल्ड से ही मिलेगा, ओरिजिनल से। फ्री होल्ड और नहीं, लीज होल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल से मिलेगा जब से लीज होल्ड थी। मतलब HR 2001 से ही मिलेगा? वो तो वैसे ही 2001 से तो अलाउड ही है, अगर उससे पहले का है। सर ऐसा भी है, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन जब बेची तो अर्बन बन गई थी, तो सवाल पूछा जाता है पहले तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर लगेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या है, एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं देखना, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो अर्बन बन चुकी है। लेकिन सवाल पूछा जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? कहते हैं वही जब आपने रूरल खरीदी थी, और वही कॉस्ट ली जाएगी। ये नहीं है कि बीच में आपने कॉस्ट ले लिया, ना ना ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराना माना जाएगा जब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन आज उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि वो अर्बन बन चुकी है। लेकिन इंडेक्सेशन भी हम देंगे उस डेट से, लेकिन अगर 2001 से पहले की है तो मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये देखना है कि वो कैपिटल एसेट है कि नहीं। अगर वो कैपिटल एसेट बन गई तो कैपिटल गेन लगेगा। जब खरीदा था तब रूरल थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन पीरियड क्या माना जाएगा? जब खरीदी थी। कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जब खरीदा था, चाहे उस वक्त वो कैपिटल एसेट नहीं थी, आज वो कैपिटल एसेट बनी है। ये तो अरुण सन्नी की जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट की, अरुण सन्नी, और उसमें बड़ा क्लियर किया हुआ है कि देखिए जिस दिन ट्रांसफर करोगे उस दिन कैपिटल गेन, अगर वो कैपिटल एसेट है। लेकिन ये हो सकता है कि जब खरीदी थी तब वो नहीं थी कैपिटल एसेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उस वक्त वो रूरल थी, हम उसकी कॉस्ट वही लेंगे जितने की खरीदी थी। सर उसके बाद इंडेक्स कैसे लेंगे? उसी डेट से लेंगे जब खरीदी थी, और वो 2001 से पहले की है तो मार्केट वैल्यू 2001 की ले लें। क्लियर हो गया ये अरुण सन्नी की जजमेंट? करता जी सर हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कमल जी पूछ रहे हैं, इन ए केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, if one shareholder want to sell his equity share and send offer to company to let the all shareholder know their offer value, then who will get
valuation done for sale of share. अरे कोई नहीं करनी, अपने आप 11UA1 में है, 11UA की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसपे प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ज्वेलरी की भी मार्केट वैल्यू, बाकी बुक वैल्यू लेकर आप उसकी वैल्यू करिए और वैल्यू करके शेयर बेचने पड़ेंगे। 50 CA लग गया, या तो भाई भाई है तो गिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो 50 CA लगेगा। 50 CA कंसिडरेशन प्राइस शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 50 CA, जैसे 50 C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहता है, अनलिस्टेड शेयर के लिए 50 CA मार्केट वैल्यू कहता है, और कहता है शेयर की वैल्यू निकालने के लिए रूल 11UA1 के अंदर जाना पड़ेगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द एप्लीकेबिलिटी असेसमेंट ईयर ऑफ सेक्शन 9B एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 45, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो पेंसिल कलम ले लो और फिर मैं आपको समझाता हूँ, सभी ले ले, क्योंकि बहुत कुछ बदला। हमने ये किया था, तब तक वो लॉ नहीं आया था, सर्कुलर नहीं आया था, गाइडलाइंस नहीं आई थी, बाद में गाइडलाइंस आ गई। अब दिमाग लगाने के लिए आधा 15-20 मिनट मुझे दे दो यहाँ। ये लास्ट में करेंगे सर, लास्ट में करेंगे ये सर, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है ना सर। राहुल जी का क्वेश्चन है, someone wanted to take opinion from you on section 115 BAB, let me know किसका कांटेक्ट डिटेल शेयर करना है। अच्छा चाहिए तो मेरे से ये पूछ क्या, लेना। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं मेरे को। चलो मेरे से पूछ लेना, मैं दे दूंगा भैया जी। राहुल जी मेरे से ले लेना। सर ये दुकानदारी का, अभी तो आपने कहा था आप दुकानदारी नहीं कर सकते इस काम का, ये तो दुकानदारी हो रही है सर ये मना किया था इसने, हमारे कर्ता ने। ये करता था हम तो कर लेंगे, आप नहीं कर सकते जब लेक्चर देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश कोहली जी पूछ रहे हैं, if an assessee booked a flat with builder and took home loan also, if he gets interest on delayed payment from the builder, whether his interest received is taxable under income from other 100% sources? टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल, और टीडीएस भी काटा होगा उसने। ओके। और नेक्स्ट इसका इनका ही क्वेश्चन है, और कैन बी एडजस्ट दिस रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बिल्डर विद इंटरेस्ट? नहीं सर, टीडीएस काटा है। आजकल बिल्डर को बोला गया है जो भी इंटरेस्ट देंगे टीडीएस काट के देंगे और वो इनकम मानी जाएगी आपकी। सर वो टीडीएस अगर नहीं काटा डिलेड पेमेंट में तो? नहीं, डिलेड पेमेंट में टीडीएस काटते हैं। वो कई बार होता है कि वो कंपनसेशन देते हैं, वो फिर वो कहते हैं कि आपका फ्लैट कैंसिल करने का दिया तो कैपिटल गेन लगाते हैं, अदरवाइज टीडीएस। जैसे उन्होंने लेट पोजीशन, अब वो जो कंपनसेशन दी जाती है ना, वो अलग बात है, लेकिन 99% डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर कंपनसेशन है तो फिर ये इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर टीडीएस नहीं कटेगा। वो लिखा उसने इंटरेस्ट करके है कि परसेंट कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करी, लेकिन दिया कंपनसेशन है तो बचेगा, लेकिन 99.9% टीडीएस काटते हैं। वो कहते हैं हम क्यों रिस्क लें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ पात्रा जी पूछ रहे हैं, एनआरआई नॉट एफआईआई कैन ऑप्ट टू फाइल ऑन शेयर ट्रेडिंग ऑफ एलटीसीजी आइदर एज पर सेक्शन 112A और 115AD। सर देखिए 112A दोनों को लगता है, चाहे वो एनआरआई हो और चाहे वो रेजिडेंट हो। वहां पर कोई ऐसा तो लिखा नहीं है कि वो नहीं लगता, 112A में लगेगा। 115AD तो वो किसी और के लिए है, यहाँ पर एक यहाँ लगेगा। वो तो स्पेसिफिक 15AD की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो होता है। वो तो बॉन्ड्स हैं, ये हैं, उधर की चीजें हैं, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्या जी पूछ रहे हैं, व्हेन ए प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड एज गिफ्ट, सेटलमेंट और बिल, द इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम द सेल ऑफ ओरिजिनल बायर ऑफ असेट एज पर सीआईटी। ये तो बता दिया सर, मैं कई बार तो आपको जोक सुनाया करता हूँ। कैन ए और हाँ सर ये जोक सुनाया करता हूँ कि एक टीचर पढ़ा रहा था अपनी क्लास में कि, और वो फिजिक्स पढ़ा रहा था। याद आ गया? आगे सर, आगे याद आया। आगे रहा था that this book is on the table and table is on earth। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी थियरी बता रहा था, तो कहता है the book is on the earth और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी पकड़ा वो आ जाए। दूसरा टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, A is equal to B, B is equal to C। तो आपको पता है इक्वेशन 17 में therefore पावा जी A is equal to C। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर। ये
राजेश जी को याद है क्योंकि मेरी क्लास अटेंड करते थे, तो ये जोक तो मैं कई बार सुनाया। तो ये जोक तो पहले हम सुनाते थे कि भैया ये लॉजिक हर जगह नहीं चलता है। अरे भैया जजमेंट आ चुकी है अरुण कुमार की अरुण सिंगलो की जजमेंट आ चुकी है मंजूषा वाले की कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मानी जाएगी और प्रीवियस ओनर का पीरियड भी माना जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो जजमेंट आ चुकी है और बहुत जजमेंट है। सो डोंट टेल मी दैट आई लव यू, यू लव योर डॉटर, ये इंडिकेट मत करिए, ये कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलशन गुलाटी जी पूछ रहे हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल इज साइंड बाय मदर बट बिफोर सेल डीड डेथ ऑफ मदर, अमाउंट इज रिसीव्ड बाय सन एंड You can डॉटर step एंड into the shoes of the mother. Legal heir can step into the shoes. और वो बेनिफिट लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिलीप जी पूछ रहे हैं, वेदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन फार्म हाउस? If it is a residential, yes. फार्म हाउस रेजिडेंशियल मान ले जाते हैं अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। कई जगह अलाउड है, कई जगह नहीं अलाउड है। तो अगर रेजिडेंस बना लोगे तो मिल जाए। फार्म हाउस तो रेजिडेंशियल के लिए होता है, क्यों नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीए आयुष जी पूछ रहे हैं, इफ शेयर्स परचेज इन डिलीवरी बट सेल फ्रीक्वेंटली, होल्डिंग पीरियड रेंजिंग बिटवीन 1 वीक टू 1 मंथ, पीजीबीपी और एसटीसीजी। इंटेंशन टू बाई वो बड़ा क्लियर कर रखा है। आपको बता दूं, सर्कुलर नंबर 6/2016 है। मेरे को अगर याद हो तो 28 फरवरी 2016 का। और सारी बातें आप कहते हैं कि आपको याद रहती हैं, तो मुझे खैर यही याद रहा कि 6/2016 सर्कुलर, तो उससे पहले 4/2007। उसमें कहा कि आपकी क्या इंटेंशन है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले से दिखा रखा है तो फ्यूचर में भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बोला। अगर आप हमेशा उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं तो अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म भी कर रहा है और 111 ये कर रहा है, तो इंटेंशन क्या थी एट द टाइम ऑफ परचेज? One single transaction can be called business if there was the intention to buy and sell. Series of transaction may not be called business if there was no intention to buy and sell. मैं काम शेयर में लगा रखा है, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी या मेरे को थोड़ी तेजी आई, मैंने बेच दिया, तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों रखा हुआ है? ऐसा 111 ये इसीलिए तो रखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये कहाँ लिखा है? तो ये डिपेंड करेगा आपकी इंटेंशन क्या है। फिर उन्होंने सर्कुलर के बारे में कहा है कि देखो कई बार लोग लोन लेके लेते हैं, और लोन लेके लेते तो ये तो बिजनेस है। कोई लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट करता है, या कंपनी क्या करती है, एक इंडिविजुअल के केस में वो नॉर्मली इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, आप ये कह रहे हो रोज बेचते हो, रोज बेचते हो, लेकिन मैं कहूंगा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकता। मैं तो शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ और बेच देता हूँ, बढ़ता है तो मेरी इंटेंशन बिजनेस करने की है ही नहीं। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बिजनेस कर सकता है? अलाउड ही नहीं। वो तो इस साल अलाउ कर दिया डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव तो अलाउ कर दिया, हमें अलाउ कर दिया ना, चार्टर्ड डेरिवेटिव कर सकता है। लेकिन वहां पर भी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो होगा, अदरवाइज नॉर्मली कहते नहीं। और उनको 15% मिलता है, बोलते तक नहीं, एसटीटी साथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, वो तो वैसे ही कैपिटल मान लेते हैं, तो दैट इज वो कैपिटल। तो पीएमएस से जाओगे तो वो है ही कैपिटल। ऐसे पीएमएस से तो कोई दिक्कत है, पर पीएमएस तो बेड़ा गलत कर देते हैं, इतने सारे पैसे चार्ज करते हैं, वो उसके चार्जेस लेते हैं मैनेजमेंट करने के, मैनेजमेंट फी। हाँ, मैनेजमेंट फीस ही उनकी इतनी हाई है। चलिए आगे चलो। सर कल्पना जी पूछ रही है, रेंटल कंपनसेशन रिसीव्ड इन जेडीए नीड टू बी इंक्लूडेड इन सेल कंसीडरेशन? मैं समझा नहीं, रेंटल कंपनसेशन का क्या मतलब है? सर ये वो हो जाता है, कई नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि जितने पोर्शन, जितने कंस्ट्रक्शन, अरे वो तो रेंटल का दिया कि रेंट देंगे आपको, डेवलपर दे देता है, वो तो कंसीडरेशन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बिमल पारक जी पूछ रहे हैं, वेदर पेमेंट मेड बाय एचयूएफ टू इट्स वन ऑफ मेंबर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड सरप्लस ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(2). ईयर में अगर आप बांट लेंगे और आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड को बांटेंगे तो ये लगता है कि ये पार्शियल पार्टीशन है। एक्यूमुलेटेड इनकम को नहीं बांटिए,
हर साल बांट लीजिए, चाहे अनइवन बांटिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात है कि अगर वो एक्यूमुलेटेड पैसा खर्च कर दिया और उससे कोई एसेट नहीं खरीदी, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की फीस के लिए खर्च कर दिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे मेंबर ये डिसाइड करें। हाँ, उससे एसेट नहीं क्रिएट करनी, उसको देकर गिफ्ट देके उसकी एसेट नहीं बनानी। चले शादी कर दी बेटी की एचयूएफ से, एक्यूमुलेटेड फंड से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिफ्ट नहीं मानी जाती। हाँ, उसमें से ज्वेलरी अगर बेटी को देंगे तो गिफ्ट मानी, तो नहीं पास, फिर पार्शियल पार्टीशन है। अदरवाइज हम खर्चा करते हैं, हमारे घर का खर्चा एचयूएफ भी खर्च करती है, तो पुराना पैसा कई बार घर का खर्चा ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, तो मना नहीं, सारे मेंबर डिसाइड करें। कोई गवर्नमेंट उनको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये बताइए इनकम टैक्स वालों को, वो तो पैसे दे चुके हैं, टैक्स दे, लेकिन पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है आफ्टर 31 दिसंबर 1978। अगर आप गिफ्ट दे के पार्शियल पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं और वो एसेट क्रिएट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं, असेसमेंट एज assessee has deposited rupees 1.5 lakh in public provident fund of major daughter, whether he can claim deduction under section 80C? मना कहाँ है, कहाँ मना है? मेजर सर, मेजर डॉटर के नाम। मेरे को एक बात सुन लो, आप उसमें लिखो क्या लिखा है, उसमें डॉटर का ही नहीं, LIC के लिए है, वहां तो वाइफ के लिए या अपने लिए दे सकते हैं पीपीएफ। मेरे साथ से चेक कर लीजिए अभी, अरे कोहली साहब जरा चेक कर लीजिए, कई बार अब ध्यान नहीं रहता, जरा उसमें सेक्शन 80C में जाइए, वहां पर लिखा हुआ है किसके लिए दे सकते हैं पीपीएफ। पहले माइनर के लिए दे सकते थे, माइनर अलाउड ही नहीं है, जरा चेक कर लीजिए जरा प्लीज। LIC तो दे सकते हैं मेजर डॉक्टर के, LIC दे सकते हैं, मेरे पीपीएफ में नहीं है सर। पीपीएफ नहीं दे सकते, इंडिविजुअल देगा या एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए दे लेगी? वो तो ठीक है, मैंने कहा नहीं, अपनी वाइफ के लिए पीपीएफ दे सकते हैं, वाइफ के लिए दे लेगा सर, वाइफ के लिए अलाउड है सर। यस सर, जी सर, जी सर, वही बोला, वाइफ के लिए अलाउड है, बच्चों के लिए अलाउड नहीं, डॉटर के लिए अलाउड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जैन जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट? मैंने आप आज ही पूछा था ये सवाल, जिसने भी पूछ रहा है आपसे वो टेलीफोन पे पूछ चुका है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे ध्यान नहीं रहेगा। डिलेड पेमेंट का अगर जो इंटरेस्ट आया है वो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज कंपनसेशन के साथ जो पार्ट ऑफ द कंपनसेशन इंटरेस्ट है, जिसे बोलते हैं, वो टैक्सेबल नहीं है, और उस पर TDS कटा होगा, ये इनको पहले बता दूं, और 50% डिडक्शन मिल जाती है इंटरेस्ट और डिलेड कंपनसेशन पर सेक्शन 57(4) में, और आपको 56 में इसको टैक्स लगाना पड़ता है रिसीट बेसिस इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether F&O profit can be shown as capital gain at the discretion of investor? जी और- नहीं, No, इट no. इज बिजनेस इनकम, which लॉ is- ने क्लियर किया हुआ, इट इज बिजनेस इनकम, इट कैन नॉट बी शोन एज कैपिटल गेन। Next question, what value should we take in case of machinery etc. on which depreciation is different in Companies Act and Income Tax Act, and hence written down value shall be different under Companies and Income Tax Act? ये कौन बातें कर रहे हैं, हमारे सीए भाई ऐसी बातें करते हैं, हमें कंपनीज एक्ट से क्या ले देना, हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट की जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो देखनी है, और क्या इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। इनकम टैक्स को अकाउंटेंसी से क्यों जोड़ रहे हैं, इनकम टैक्स को कंपनी लॉ से क्यों जोड़ रहे हैं? कंपनी लॉ के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, कंपनी लॉ में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, यहाँ पर तो आपको रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड अलाउड है, और आपको जो आपका ब्लॉक चलता है रिटर्न में वो ऑटोमेटिकली आ जाए, वो ऑटोफिल होके आता है, आपको पता ही है। ये तो रिटर्न ऑन वैल्यू ब्लॉक देखना है, हमें क्या ले देना, वहां इंडिविजुअल एसेट है या ब्लॉक है। Next question, what is the taxability in the hands of जिसने सवाल पूछा जरा उसको कान पकड़िए उसके, और उसको कहिए कि घर पर बैठ के पढ़े, ये सोचना ले कि मैंने सीए कर ली पास तो काम खत्म हो गया। चलिए आगे बोलिए। Next question, what is the taxability in the hands of LLP if we don't value assets on fair market value and we transfer assets on book value? दोबारा बोलिए। What is the taxability in the hands of LLP if we don't value assets on fair market value and transfer assets on book value? किसको बेचकर ट्रांसफर किया है? LLP ने किसी को किया होगा, अरे कहीं पार्टनर को किया था तो फिर 45(4) लग जाएगा, रिटायरमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। बाकियों को Okay. किया तो LLP की क्या खास बात है, वो तो सभी जगह लगता है। आप किसी को भी बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचेंगे, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्या उसकी इंटेंशन क्या था, दोबारा पूछिए, ठीक है सर। क्वेश्चन ठीक नहीं है फ्रेम हुआ हुआ।
नीलेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं वेदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 और 54F इज अवेलेबल इन केस ऑफ एनी परमिशन इज नॉट टेकन फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटी। क्या मतलब? परमिशन का क्या मतलब? वो मैं भी नहीं समझ पा रहा सर, मैं छोड़ समझ देते हैं क्वेश्चन। प्रफुल्ल सोनी जी पूछ रहे हैं हाउ टू सब्सटेंटिएट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 1/4/2001 इन केस ऑफ असेसमेंट और वाइल सेल्फ असेसमेंट बेसिस वाइल ITR फाइलिंग। देखिए भाई साहब, अब एक तो लॉ आ चुका है कि जिस स्टेट में 2001 में स्टैंप ड्यूटी लग गई थी, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिक्स हो गई थी, सर्कल रेट, वो तो उसी रेट को मार्केट वैल्यू मानेगा। ये तो लॉ आ गया है। लेकिन कई स्टेट है जैसे दिल्ली, उसमें दिल्ली में 2001 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं थी, 2006 या 2007 में आई। जी सर। उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाकर आप उसको वैल्यूएशन कराएंगे, और वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को खुद ही भेज देगा ये अगर गलत हुई तो। आपको हमेशा उसकी वैल्यूएशन ठीक तरीके से करानी चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, अपनी मर्जी से मत कराइए। नहीं तो अगर उसमें वेरिएशन होगा तो वो अपने आप वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजकर उसकी वैल्यू फिक्स करा लेगा 142 कैपिटल ए सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन समरज सुराना जी पूछ रहे हैं असेसी ऑप्टिंग 44AE वैल्यू ऑफ ट्रक फुली डेप्रिसिएटेड ट्रक नाउ सोल्ड एंटायर मनी विल बी टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यही लिखा है डीम। ये सवाल मुझे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, मेरे पास आया हुआ है निशान, मैंने बोला नहीं, उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन उसको ये मैं क्योंकि व्हाट्सएप पढ़ता नहीं ज्यादा, कईयों को बोल रखा है कि करना है तो फोन करके पूछ लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आप उसमें लिखा डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड and return on value for the purpose of future will be as if the depreciation has been allowed to you। तो उसकी डीम्ड वैल्यू निकाल कर रिटर्न ऑन वैल्यू निकाल लीजिए और बाकी फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये थोड़ी कहा कि ब्लॉक नहीं है, लेकिन वो डीम्ड टू हैव बीन अलाउड है। हर साल डेप्रिसिएशन एज इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन अलाउड टू यू, पर आपको मिलेगी नहीं लेकिन अलाउड करी गई है। तो इसलिए आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू हर साल अलग अलग निकलेगी। हो सकता है अगले साल ऑप्ट आउट कर दो, तो ऑप्ट आउट करोगे तो डेप्रिसिएशन कौन सी रिटर्न ऑन वैल्यू लोगे, जैसे डीम्ड टू हैव बीन अलाउड अर्लियर हो चुका है। राजेश जी 4 साल आपको एई में चले गए, 5वें साल कहते हैं मैंने नहीं करना, या 5वें साल आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक हो गए, तो क्या करोगे? वो कहता है जो पिछले 4 साल की डेप्रिसिएशन है डीम्ड टू हैव बीन अलाउड करके उसकी वो निकाल लो, क्या रिटर्न ऑन वैल्यू, तो वो ही निकलेगी। तो आपका अगर वो ब्लॉक बेचा है तो अगर उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म, या कम है तो शॉर्ट टर्म होगा। डीम्ड टू हैव बीन अलाउड गिनो, ये मत कहो कि डेप्रिसिएशन डी नहीं है, डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, और रिटर्न ऑन वैल्यू अगले साल की निकलेगी एज इफ द डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर चुके। क्लियर हो गया? उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपम चुग जी दोबारा पूछ रहे हैं regarding my earlier query, 2 properties exempted as self-occupied from house property income. Section 54F says if the income is chargeable under the head of income from house property other than the new assets, it does not say if he owns more than one house. लिखा है it should not own more than one house property on the date of transfer। ये सेक्शन कोहली साहब जरा पढ़ के बता देना, इनको लिखा हुआ है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्योंकि वो ख्याल लगे कि गाड़ी में बैठ गए हैं, पावा जी को देख लें, शायद पावा जी के पास सेक्शन 54F हो तो पढ़ के बता दो। चलिए सर आगे। अशोक गुप्ता जी पूछ रहे हैं 194IA at the time of credit of such sum to the account of the transfer or the time of payment of such sum in cash or by issue of a check or draft or by any other mode whichever is earlier, deduct an amount equal to 1% of such sum। तो फिर तो ड्यू बेसिस पे हो जाएगा। सर मैं पढ़ देता हूँ 54F। कोहली साहब ने कह दिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पढ़ूं मैं सर? पढ़ रहा है कोई? पहले 194IA पढ़ दीजिए जो अशोक गुप्ता जी ने कहा है। 194IA। हाँ 194IA किताब भी छोटी लाई है, ऐनक लगानी पड़ रही है। लो हमारी इस उम्र में भी हम ऐनक नहीं लगाते, आप अभी लगा। आप तो बाबा जी के साथ रहते हो ना, स्वामी जी के साथ। अरे सर स्वामी जी सर के साथ रहते हैं, यूं कहो। चलो तब तक IA पे है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड।
हाँ, any हाँ, person being a transferee responsible for paying other than the person referred to in section 194 LA to a resident transferor any sum by way of consideration for transfer of any immovable property other than agricultural land shall at the time of credit of such sum to the account of the फिर तो transferor ठीक है, क्रेडिट है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है तो टीडीएस कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा, फिर तो टीडीएस कट जाएगा और कटते ही फिर तो बात सही है उसकी जो ठीक कर है, करेक्शन मैंने करी, कोहली साहब ने कन्वर्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर। अभी एक और चीज पूछ रहे थे, जो क्वेश्चन था जो मैंने कहा पावा जी देखेंगे, वो क्या था? 54F 54 है, हाँ वो देखिए सर। है लो सर जी उसके अंदर provided क्या that है? nothing in this subsection shall apply where the assessee owns more than one residential house, लिखा तो हुआ है। Other लिखा than तो है the वन, asset. लिखा तो हुआ है सर राजेश जी। चलो ठीक है सर, आज कंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं कहता रहा हूँ सर, हैवी डाउट। सर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गुरुजी जैसा व्यक्ति हमें मिल नहीं सकता, गूगल से भी बेटर है, उनको तो नहीं सब सर, कुछ याद गलती है। हो गई ना एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया कोहली साहब के ऊपर। चलो सर चलो चलो। विद्या रतन जी पूछ रहे हैं, ओनर्स एंटर इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जेडीए विद ए बिल्डर टू डेमोलिश द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन लैंड एंड डेवलप ऑन ऑल न्यू स्ट्रक्चर in order to compute the capital gain on such transaction, problem arise in respect agreement was not registered. तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपके बिहाफ पे तोड़ रहा है, आपने पोजेशन नहीं दी है। पोजेशन तो मान, अब वो चला गया बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट में, जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, और जब वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो आपके बिहाफ पे तोड़ेगा और आपके बिहाफ पे करेगा, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो आप उसको जो कंसीडरेशन देना है उस वक्त काइंड में देंगे, तब ट्रांसफर मानेंगे जब आप उसको कंसीडरेशन देंगे। क्लियर हुआ सर? जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश बंसल जी पूछ रहे हैं, सर माय क्वेरी इज पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, few of the shares fetch dividend and few don't fetch any income, can he claim entire interest paid as deduction from dividend income and carry forward the shortfall for being set up on a नो सर, नो सर, पहले तो रूल बन गया है कि डिविडेंड में 20% से लोन लेंगे तो 20% ऑफ द डिविडेंड से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलनी है, तो नया आ गया है ना, वो पुरानी बातें छोड़ो, और जो डिडक्शन मिलेगी वही मिलेगी, बाकी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, जी नहीं होगा, जी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएस आप अग्रवाल तो आप शेयर लेते हैं वो डिविडेंड कमाने के लिए लेते हैं, कैपिटल गेन तो सेकेंडरी चीज है, एप्रिसिएशन सेकेंडरी चीज है, अदरवाइज आप डिविडेंड कमाने के लिए ले रहे हैं। सर बीएस अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, आईटीआर फॉर 2021 इज टाइम बार्ड नाउ, कैन वी टेक परमिशन फ्रॉम एओ अंडर सेक्शन 119? If yes, who will grant it, whether by AO or by principal CID? 119(2) में लिखा हुआ है कि कितनी अमाउंट का है, उसके उसके सर्कुलर है, उसका नंबर है मेरे ख्याल 8 बटा कुछ या है, उस पेज में लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख तक है तो कमिश्नर है, 10 लाख का है तो चीफ कमिश्नर है, और उससे ऊपर है तो बोर्ड है, ऐसा अमाउंट है कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर डला हुआ है, और दैट सर्कुलर इज फॉर रिफंड के लिए भी, और उसके लिए भी है कि लॉस है तो उसके लिए भी है, तो उस केस में आपको अलाउ कर दिया जाता है बेनिफिशियरी क्लॉज में 119(2) इफ यू आर प्रिवेंटेड फॉर नॉट फाइलिंग ए रिटर्न इन टाइम, लेकिन 119(2) में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरमनजीत जी पूछ रहे हैं, इफ डेवलपर वाज अनेबल टू कंप्लीट द बिल्डिंग एंड वी हैव एक्सरसाइज आवर राइट टू सेल आउट अलॉटमेंट ऑन to developer on basis of builder buyback agreement, how to tax this transaction? मैंने बोला ना कि अगर क्या किस इशू में था, अगर तो डेवलपर ने डिले कर दिया है तो आपको बेनिफिट जो है ना 3 साल वाला या 2 साल वाला, वो एक्सटेंशन मिल जाती है, if it not due to your reason, if it is reason of the developer who has not been able to provide you that, तो उसको लिबरल यूज करके अलाउ कर दिया गया है कि एग्जेम्पशन दे दी जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर मैं इनके तो अब तो बड़े- मेरे सर नया क्वेश्चन तो नया तो टॉपिक लेना नहीं है, अब तो क्वेश्चन ही पूछ के खत्म हाँ, करो, क्वेश्चन ही पूछ लेंगे सर। फिर कोई और अगले दिन करेंगे। जी सर, योगेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, नहीं इनका तो अभी क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन सर दूसरे कभी पूछ सकते हैं, अब तो इनकम टैक्स हाउ टू शेयर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इन रेस्पॉन्स ऑफ सेक्शन 148 नोटिस रेस्पॉन्स। है जी, दोबारा बोलिए। हाउ टू शेयर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इन रेस्पॉन्स ऑफ सेक्शन 148 नोटिस। हाउ टू शेयर का क्या मतलब हुआ? मैं भी नहीं समझ पा रहा राहुल जी का क्वेश्चन। हाउ टू शेयर नहीं मैं समझा। ये कह रहे हैं हाउ टू शेयर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट विद एओ, तो वो तो अपलोड करना, ऑनलाइन अपलोड कर दो। अगर रीअसेसमेंट का केस है तो अब तो थोड़े दिन के लिए वो आ गया है फिजिकल। शैलेश राठी जी पूछ रहे हैं सर, मैं छोड़ रहा हूं उनका क्वेश्चन। शैलेश राठी जी पूछ रहे हैं, कैन इंटरेस्ट ऑन होम लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बी कैपिटलाइज्ड इफ डिडक्शन नहीं 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 नहीं, बाकी मिलता है, बस नहीं करने देते। गोपाल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ लिमिटेड अनलिस्टेड शेयर इज नेगेटिव, नाउ वांट टू ट्रांसफर ये सेम। कर चुके हैं यार, ये कर चुके हैं सर। कर चुके ही है, ये दोबारा पुट कर देते हैं ना क्वेश्चन। इज इट मैंडेटरी टू सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर? 101% इट इज मैंडेटरी। ये नहीं है कि इस साल का टैक्स ले लो, 2.5 लाख माफ हो रहा है और बाकी अगले साल ले जाओ, ऐसा नहीं है। नो नो नो, मैंडेटरी है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इफ देयर इज इनकम यू हैव टू सेट इट ऑफ। इनका पॉइंट यही कहने का है 2.5 लाख रुपया माफ है, चलो 2.5 लाख माफ ले लो और इस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, ऐसे अलाउड नहीं है। ये नहीं मैंडेटरी। सर विमल पारेख जी पूछ रहे हैं, वेदर देयर इज एनी तो नहीं लिमिट करेंगे ना, उतना पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। विमल जी पूछ रहे हैं, वेदर देयर इज एनी लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट? ऐसा कोई लिमिट नहीं है, नहीं है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। वो आपको सेक्शन 13(3) वाली जगह नहीं आनी चाहिए, 13(2) के हिसाब से होना चाहिए। आर्म लेंथ पे खर्च किया है तो कोई लिमिट नहीं है, आर्म लेंथ पे। क्वेश्चन वो मोनिका जी पूछ रही हैं, वेदर परमिशन अंडर सेक्शन 281 इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग चार्जेस इन फेवर ऑफ बैंक फॉर टर्म लोन? परमिशन 281 में क्यों लेनी है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि 281 में परमिशन क्यों लेनी है। 281 में जरा पढ़ना जी, जरा ले आओ सर, ले आओ, पढ़ देता हूँ। पढ़ना जरा। 281 सर। हाँ जी, 281 में है Certain transfers to be void. हाँ जी, Certain transfers to be टू बी void. वॉइड। हाँ, ये Where during the pendency of any proceedings under this act आपने और चार्ज after the- क्रिएट। हाँ, जो बोलिए बोलिए। or after the completion thereof, but before the service of notice under Rule 2 of the second schedule, any SSC creates a charge on or parts with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange, or any other mode of transfer whatsoever of any of his assets in favor of any other person, such charge or transfer shall be void as against any claim. मैं अभी एक से सवाल पूछना चाहता हूं, जब बैंक लोन देता है तो चार्ज तो उसी पर क्रिएट कर लेता है, अभी कैसे लोन दे देगा जब आपकी प्रोसीडिंग में होगा? तो 281 में बैंक जब चार्ज तो क्रिएट करते हैं, बैंक लोन तो तभी देगा जब फ्री फॉर इनकम्प्रेंसिस होगा। जब वो अगर तो वो इस तरह है तो क्लियर कर दिया कि चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, अदर पर्सन, बैंक भी अदर पर्सन है। अगर तो ऑलरेडी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है और उनका वो उन्होंने कर रखा है प्रोविजनल, तो नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते। हाँ जी राहुल जी, सर इनका क्वेश्चन ये था कि न्यू पोर्टल पर रिवाइज आईटीआर के अलावा कोई भी पेपर अभी हम भेज नहीं सकते सेक्शन 148 के रेस्पॉन्स में, तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कैसे शेयर करें एओ के साथ? देखिए, मैं अपलोडिंग करना जानता नहीं, बड़ा अनपढ़ आदमी हूँ। मैंने आज तक कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, मैंने कोई ऑनलाइन करा नहीं है, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा अपने ऑफिस वालों से। मुझे नहीं आता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हरमनजीत जी पूछ रहे हैं, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम डेवलपर अगेंस्ट बिल्डर बाय बैक एग्रीमेंट ड्यू टू नॉन
completion of flats by builder, is it to be taxed as capital gain or non-taxable? अगर वो कंपनसेशन रिसीव करी तो कैपिटल गेन होगा, अगर वो इंटरेस्ट दिया है उसने तो अगर इंटरेस्ट तो तब देते हैं जब वो पैसा वापस किया साथ में इंटरेस्ट दिया, तब तो अलग चीज है। अगर कंपनसेशन है तो कैपिटल गेन होगा। नरेश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्लम्प सेल बाय ए पार्टनरशिप फर्म टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उससे क्या फर्क पड़ता है? net worth of firm is negative, how to arrive at fair market नेट value? वर्थ नहीं आती, अब वो जो जमाने चले गए, अमेंडमेंट आ गई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है प्रॉपर्टी की। आपको ये बता दूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है एसेट्स की, अगर और कोई एसेट्स है सबकी फेयर मार्केट वैल्यू ईच एसेट की सेपरेट हो गई है। वो जमाने चले गए जो आप 20-21 से पहले करते थे। अब तो आप नेट वर्थ क्या देखनी है, वो उसकी बुक वैल्यू से नेट वर्थ नहीं निकालनी, मार्केट वैल्यू हर एसेट की माइनस लायबिलिटी। फिर स्लम सेल में क्या वो होगा, पहले इनको बता दें कि लॉ बदल चुका है। 50B में नेट वर्थ की डेफिनेशन बदल दी है, वहां पर कंसीडरेशन प्राइस निकालनी पड़ेगी। पहले कंसीडरेशन प्राइस लमसम होती थी और वो निकालनी पड़ेगी, और अगर जो आई उसके नीचे एसेट माइनस लायबिलिटी निकालकर उसका कैपिटल गेन निकलता है। रश्मिकांत जी पूछ रहे हैं, I had claimed depreciation on residential flat in the past as it was used in office. However, since last 7 years it is not being Doesn't make any used. difference. One depreciation claim, it is depreciable asset. लेकिन पिछले 7 साल से ये ना तो वो यूज कर मानते रहे हैं। नहीं है ना सर, वो कहते हैं डेप्रिशिएबल, आप लोग एडवांटेज ले गए, अब इसका इंडेक्सेशन मांगोगे, कौन दे देगा? सर पॉइंट ये है ना, पर्पस ये है, वंस यू हैव क्लेम्ड इट, वो कहते हैं कि आप इसका डेप्रिशिएशन कैसे क्लेम कर लोगे? या तो हैंड चेंज हो जाते तो बात अलग है, हैंड वही है, तो आप पहले डेप्रिशिएशन क्लेम कर रहे हो, अब क्योंकि आपने बेचना है 2-4 साल चुप हो जाओ, उसके बाद आपको कैपिटल गेन टैक्स दे दो, मानेंगे नहीं। पर फर्क क्या पड़ता है, इनको बोलो अरे लैंड पे तो यार इंडेक्सेशन मिल जाएगा, लैंड का अगर डेप्रिशिएशन से सुपर स्ट्रक्चर में ली है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लैंड पे इंडेक्सेशन मिल जाएगा, और सुपर स्ट्रक्चर का वैसे कोई ज्यादा आता ही है कैपिटल गेन, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये उसका फर्क नहीं पड़ता, लैंड को अलग गिनो। सर इनका क्वेश्चन है, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी इनको बेनिफिट? अरे वो आज एस डेवलपर की जजमेंट है कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो मिलेगी, चाहे सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म हो रहा है, मिलेगी। ये आ चुका है, जजमेंट आ चुकी है, एस डेवलपर्स लिमिटेड। सर अब कुछ क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े हैं सर, मैं पूछ लूं ना? सर देखिए 7 बज गए, 5 मिनट दे। क्वेश्चन पूछूं सर, एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ सर जैसे अभी सर्कल रेट दिल्ली में कम है, अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल आज कर लेता है 30 सितंबर से पहले, तो उसको एप्लीकेबल रेट जो आज की डेट है वही वाला लगेगा, प्रोवाइडेड कि आपने कोई पेमेंट करी हो अकाउंट पे, चेक से या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ऑन और बिफोर, प्लीज नोट द वर्ड, जो एडवांस दिया और एग्रीमेंट किया ऑन और बिफोर, उसमें मैंने एग्रीमेंट सेल रजिस्टर्ड करनी नहीं बोला, लेकिन ऑन और बिफोर दैट डेट यू हैव मेड सम एडवांस, तब आज की डेट लगेगी। ऑन और बिफोर लिखना उस दिन, उसके बाद नहीं, उस दिन या उससे पहले आप एडवांस दे चुके हो। और सर वो 10% वाला जो होगा वो कौन से रेट से कैलकुलेट होगा, जो आज जो 10% की वेरिएशन अलाउड है, वो आज के रेट, उसी रेट से करंट रेट से? नहीं, करंट वही रेट जो जिसका एग्रीमेंट रेट है वो वाला, उसका 10%। सर मैं क्वेश्चन छोटे छोटे 2-3 आए, मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। स्लम्प सेल बाय ए पार्टनरशिप फर्म टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो हो गया ना, अभी बात करी मैंने। आई नो, दोबारा फिर क्यों डाल दिया? सौरभ जी कई क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनको कहिए मेरे से अलग बात कर लें, क्योंकि 2 लाइनों में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है। तो वो मुझे बात करेंगे तो मैं उनसे काउंटर सवाल पूछूंगा, नेगेटिव किस तरह है, कंसीडरेशन प्राइस कैसे निकाली, वो सब कुछ पूछूंगा, तब पता लगता है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी पूछ रहे हैं, इफ आई सेल ए हाउस आफ्टर रीबिल्डिंग इट, हियर लैंड इज लॉन्ग टर्म एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड इज शॉर्ट टर्म, कैन आई गेट 54F अगेंस्ट एंटायर लैंड एंड बिल्डिंग? ना, आपको लैंड अगर लॉन्ग टर्म है और बिल्डिंग शॉर्ट टर्म है तो आपको करना क्या है, आगे क्या लेना है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी पे 54 मिलता है और वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, नहीं मिलेगा।
54 वो आपने घर इनकम्प्लीट भेज दिया हो, अगर कंप्लीट ना हुआ हो तो आप 54 का लैंड का ले सकते हैं। रेजिडेंशियल नहीं होना चाहिए, कवर्ड अंडर 22 नहीं है फिर तो ले लो। एक क्वेश्चन सर, सर ये my वाला question are regarding taxation of conversion from company to LLP under section 47. मैं भी वही कह रहा हूं, शेयर उसमें पढ़िए कि उसमें दो चीजें लिखी हैं, एक तो एसेट और एक शेयर्स ऑफ द पार्ट, जो उनके शेयर होल्डर का शेयर। मैं भी वही कह रहा हूं, उनको कहिए मेरे से बात कर लें, आराम से समझा दूंगा। लेकिन मैं तो- सेक्शन 47 पढ़ के आए जब पढ़े मेरे साथ, तब मैं भी वही कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि कंडीशन कंप्लीट नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए कंपनी को हो सकता है टैक्स ना लगे उसको, क्योंकि उसके पास वैल्यू ना हो, एप्रिशिएटेड वैल्यू, लेकिन उसको लगेगा। सर ये 5-6 क्वेश्चन है, बड़े बड़े हैं, तो सर मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा इनके साथ, तो ये आपसे वो डायरेक्ट बात कर लेंगे, मुझे लगता है वो बेटर रहेगा सर। हाँ जी, मैं जवाब दे देता हूं, ऐसी बात नहीं है, तो मैं लेकिन व्हाट्सएप पे मत भेजिए, मैसेज कर दे, मैं कॉल कर सकता हूं। व्हाट्सएप में देखता नहीं, 800 900 1000 व्हाट्सएप आते हैं दिन में, क्या देखूं क्या ना देखूं मेरे तो समझ में नहीं आता है। कई बार देख लेता हूं, कई बार रह जाता है। तो सर थैंक यू वेरी मच। 2 घंटे से ऊपर हो गए गुरुजी के साथ, लेकिन गुरुजी का समय और कितना भी ज्ञान मिले उतना ही कम है। फिर भी मैं इसको एंड करते हुए राजीव कोहली के साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रेजेंट ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक। ओवर टू राजीव कोहली सर। कोहली साहब अनम्यूट करो। हाँ जी कर रहे हैं सर। थैंक यू फॉर सच कोहली साहब एक पॉइंट गलत आ गए थे आप, वहां लिखा है टाइम क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier। point well taken, but once you fill up the form पढ़ के बताया उन्होंने। 26 QB, which is the thing of he only takes the payment. He asks either for a lump sum payment or a single payment. He doesn't take the credit there when you putting it for the 1% TDS upload. Sir, here is very वहाँ पे either lump sum payment, single payment. He wants the payment. He doesn't want the credit details there. सर आप सेक्शन पढ़ो ना, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier। Whichever is earlier, but when the operating section, when the QCB form comes, that is only the payment he is taking, sir. पेमेंट डीम टू बी पेड, जब तक वो क्रेडिट किया तो वो करता होगा। सर मैं तो दोनों चीजों पढ़ के बता रहा हूँ आपको। चलो Ask both the things in that point of time. चलो सर। Sir, thank you very much for such a strong deliberation, new thoughts, basically concepts of 47, 45, 4A, then the various case laws, and basically the developer agreements, unregistered agreements, and the consequence of the Benami Properties Act, read together with the Income Tax Act, which is going to be a very grave area. The only saving grace is once a person from a residential property is staying back in the residential property is much safe. But if there are property is different, or a commercial property, or he sells a property, is going to have very far reaching implications on this topic. And so that is a thing which is a cause of concern for everybody. And the case laws which we can use, we are deliberated. Balbir Singh Maini in this case was a major case law. So that will help to people to do their things very in a lucid manner. So thank you very much for the deliberations. But the other topics, sir, which you are supposed to discuss now, we have to discuss on a later date. We will do later. 45-4 we will do again. So because that needs a very exhaustive discussion on that. उसके लिए Time तो also. पेन एंड पेंसिल लेके काम करोगे। हाँ जी sir. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. Thank you sir। Thank you, sir.